हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। एपिसोड 231 में जितने भी सवाल आए थे उनके मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ। जिन लोगों के लिए चैनल नया है तो मैं बता दूं, जो भी एपिसोड आते हैं उसमें लेटेस्ट वीडियो पर जो कमेंट्स होते हैं उनमें जो भी क्वेश्चन या जो भी क्वेरी होती है मैं उनके अपनी समझ और एक्सपीरियंस के आधार पर आंसर देती हूँ। अच्छी बात यह है कि लोगों का फायदा हो रहा है, जीवन उनका सॉर्टेड हो रहा है, उनका सोचने का तरीका सरल होता है। तो इसी उम्मीद में कि इस वाले एपिसोड से भी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनकी और बाकी देखने वालों की भी किसी ना किसी तरीके से हेल्प हो पाएगी, आज मैं ये एपिसोड शूट करने के लिए बैठी हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जिसके काम का लगे उसे शेयर कर देना। तो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरी देवरानी बहुत बदतमीज है, वह बहुत बदतमीजी करती है मुझसे और अब वह बीमार है, तो मैं उसके हालचाल पूछूं या नहीं। पूछ लो, किसी के हालचाल पूछना ये हमारा अच्छा ही है ना। नेक्स्ट, DIY चैनल और ब्लॉग एक ही चैनल खोलो तो उसका क्या नाम रखूंगी। अभी यू कैन आस्क टू चैट GPT, मुझसे ज्यादा अच्छा सजेशन वो दे देंगे आपको। नेक्स्ट, मैम खुद के मरने से डर नहीं लगता, डर लगता है तो अपनों को खोने से। देखो, अगर हम हैं और अपने चले जाएं वो है डरावनी बात, लेकिन अपने हैं, हम चले गए, इट इज ओके, जो मुझे लगता है। नेक्स्ट है, दीदी मेरा चाचा ने मुझसे पैसे उधार लिए, 1-2 दिन में वापस करता हूँ बोल के उसने कभी मेरी मदद नहीं की। पापा का ऑपरेशन टाइम पे भी हेल्प नहीं की, बट मेरे पास थे तो मैंने 5K ही दे दिए। 2-3 दिन वापस कर देंगे, बट अब वो कल दूंगा परसों दूंगा कहते रहे हैं, टाल रहे हैं। अब मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है, मना क्यों नहीं करते बनता है मुझसे। देखो, अब जो हो गया उसे तो आप बैक में जाके नहीं कर सकते चेंज, लेकिन ये है कि ये गुस्सा आपको याद दिलाता रहेगा अगली बार जब आप ऐसा कुछ करेंगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर जब तक हमने कोई धोखा उठाया ना हो तो हम सामने वाले को गिनाएंगे क्या। अब जब अगली बार ऐसा होगा तो आपके पास एक पॉइंट होगा कि आपने पिछले ही नहीं लौटाया। ठीक है, तो ज्यादा रिग्रेट मत करो। इट्स ओके कह के कहना छोड़ दो। मेरे पापा मम्मी हमेशा कहते थे कि कोई हाथ से लेके जा सकता है लेकिन भाग से नहीं। तो हो सकता है वो उन्हीं के थे और आपको भगवान और देगा। अगर वापस आ गए तो कोई बात ही नहीं, और अगली बार मांगे हैं तो आपके पास पॉइंट है। कोई सास इतना नीचे कैसे गिर सकती है जो अपनी बहू के तैयार होने पर जले, हमेशा उसको अपनी बहू में कमी ही नजर आए पर दुनिया उसको अच्छी लगती है। जी बहू सब कुछ कर रही है, जो बहू। देखो, ऐसी होती हैं मानसिक रूप से। सही बताऊं तो वो मुझे वही है ना कि उनमें इतनी मेच्योरिटी नहीं आई, भले वो सास बन गई, भले वो बूढ़ी हो गई, भले वो एज का एक पड़ाव पार कर गई, लेकिन उनमें मेच्योरिटी नहीं होती। बट ऐसी सासें प्रैक्टिकल में होती हैं, ऐसा नहीं है कि होती ही नहीं है। ठीक है ना। तो जब हमें वो बहू यानी कि अपने संतान के लेवल पे लाके नहीं सोच रही, हमसे बराबरी का कंपटीशन कर रही है, तो फिर ये होता है कि चलो हम भी फिर आ जाते हैं कंपटीशन में। तुम बराबरी कर रही हो तो हम भी बराबरी कर लेते हैं। तुम बड़े बन के छोटे वाला प्यार नहीं दे सकते तो हम छोटे बन के बड़ों वाली इज्जत नहीं देते। फिर ये टर्म्स हो जाती है ऐसी सास बहुओं की। इट्स ओके, लेकिन ये मत सोचो कि मैं अकेली हूँ, ऐसे बहुत सी होती हैं जिनकी सासें ऐसी होती हैं। तो उसमें अपना इमोशनल क्वोशंट इस रिश्ते में कम कर दो एंड दैट्स इट। मेरी शादी 19 साल में हो गई, 6 मंथ बाद सास की डेथ हो गई। गांव में बाहर की साइड अकेला घर था, 6 मंथ प्रेगनेंसी थी। मैंने सास की बहुत सेवा की तन मन से। 4 साल बाद देवर की शादी, देवरानी ने आते आते 2 मंथ बाद अलग होने के लिए बोल दिया। भाई समन देवर था मेरा, उसकी बात में आ गया। 1 साल बाद अलग हो गया, जिसमें उन्हें एक बेटी हुई जिसकी प्रेगनेंसी है। मैंने उसकी भी बहुत सेवा, मैसेज मसाज करना, खाने के लिए बनाकर देना, सब किया। इनफैक्ट आफ्टर डिलीवरी अंडर गारमेंट्स भी धोए। नॉर्मल डिलीवरी हुई, फिर 7 दिन के बाद अपने मैके चली गई और 2 मंथ के बाद आकर बोली तुमने कुछ नहीं किया। फिर देवर का बेटा हुआ प्रेगनेंसी में, मैंने नहीं पूछा उसे। डिलीवरी मायके में हुई, रिचुअल्स मैंने ससुराल में किए। कुछ साल बिना बात किए गए। उसने सबके साथ, और फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली रहती है। मुझे नीचा दिखाती है कि तुम अकेले रहने वाली हो इसलिए अलग हुए। हम भी बहुत अच्छी हूँ, सबके साथ बॉन्ड बनाकर रखने वाली। मुझसे बस इन सब से निकलना है, प्लीज हेल्प, ये पंचायत से थक गई मैं। देखो, आप ना मतलब वही चीज है, एक आदमी इस तरीके की बहू है ना, मतलब होती हैं बहुत सुरती होती हैं वो। सब कुछ करा लिया, ठीक है। अब पहली बार जब करने के बाद उसने कहा दिया कि तुमने कुछ नहीं किया, उसे पता है कि अगली बार नहीं करेगी, अगली बार का उसने इंतजाम दूसरी जगह कर लिया।
लेकिन ऐसे आदमी का करके ना हम लोग अक्सर पछताते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक रूल हमेशा रखो लाइफ में कि बिना मांगे किसी की मदद मत करो, चाहे कितने भी आपके पास संसाधन हो, कितना भी आपके पास टाइम है, एनर्जी है, लेकिन जब तक कोई मुंह से कहे ना कि मेरा ये काम कर दो या मुझे ये मदद आपकी चाहिए कर दो, कभी मत करो। क्योंकि 99% यही होता है कि कर दिया हमने, अपनी एफर्ट भी डाले, सब कुछ करे सोच के कि भलाई कर रहे हैं, सामने से जब वो रिवर्ट बैक या थोड़ी इज्जत भी देने की बात आती है तो ये तो हमने कही थी क्या। तो इसीलिए ये वाला डायलॉग ना है ना, इसलिए जब तक कोई कहे ना तब तक किसी की मदद करने के लिए अपनी मर्जी से आगे मत बढ़ो। ऐसी कंडीशन हो कि सामने वाला कह ही नहीं सकता, मान लो कोई बेहोश पड़ा है, कुछ है, वो कैसे कहेगा, वो सिचुएशन अलग होती है। लेकिन इस तरीके के रिश्तों में हमेशा आगे के लिए बचो। और दूसरी चीज की मैं इस पंचायत से अलग रहना चाहती हूँ। आप ऑलरेडी अलग हो, सिर्फ वो दिमाग में है आप लोगों के, निकल दें। वो कहे मैं बहुत अच्छी हूँ, सबसे बना के रखती हूँ, जी आप बहुत अच्छी हैं, रखिए बना के, आप आदर्श लोग हैं, हम जैसे हैं अपनी लाइफ में खुश हैं। कोई कहता ना मैं जीता, तो उससे बहस करने के बजाय उसे कह दो हाँ भाई मैं हारा तू जीता, और कह के निकल जाओ। जब आप खुद ये चीज कह देते हो ना तो वो जीत के भी हार जाता है। तो आप ऑलरेडी सबसे बाहर ही हो, सिर्फ दिमाग तौर पे वहां पे उलझी हुई है, वो भी जब चाहोगी धागा तोड़ के फ्री। ठीक है ना। जैसे भी कहे मैं ऐसी हूँ, हाँ भाई तू है बहुत बढ़िया, मेरा तो सबके साथ है, हाँ तू अलग रहने वाली है, हाँ, बस यही वाला टोंट वाला हाँ कह के एंड जस्ट कट लो उस सिचुएशन से। जब उसे किसी चीज का जवाब नहीं मिलेगा ना बहस मिलेगी, उसका कहने सुनने का लॉजिक ही खत्म हो जाएगा, वजन ही नहीं रहने का उस बात में। नेक्स्ट मैम, शादी के पहले मैं एक लड़के से बात करती थी, मेरे पेरेंट्स शादी के लिए नहीं माने क्योंकि वो कोई जॉब नहीं करता था, उसने कहीं कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मैं रेडी नहीं हुई, मेरी शादी को 11 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड भी ठीक है, लड़का आज IAS पोस्ट पे है, शुरू से ही हम टच में हैं, कभी बात होती है कभी महीनों नहीं होती, हमारे बीच एक अच्छा बॉन्ड आज भी है, मेरी रिस्पेक्ट वो आज भी करता है, एक दोस्त से ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है, कॉल हमेशा वही करता है, मना कर दूं तो महीनों नहीं करता, और जब करता है पूछूं तो बोलता है बस हाल चाल पूछने का मन था। मैं उससे बात कर लेती हूँ, फिर सोचती हूँ कुछ गलत तो नहीं कर रही, किसी को पता चला तो गलत ही समझेगा, मेरे हस्बैंड को पता है हम टच में हैं, कितनी बात होती है ये नहीं जानते, ना कभी पूछते, कभी बात चली तो मैं जिक्र भी कर देती हूँ। देखो बड़ी महीन सी एक लाइन है, मैं ये नहीं कहती कि ऐसी चीजें सही हो ही नहीं सकती कभी कि ये गलत हो गई होगा, लेकिन एक बड़ी महीन सी लाइन है और उस पे आप चल रही हैं, क्योंकि आपके और उसके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड है। दूसरी चीज कोड़ में खाज वो हो जाती है स्थिति कि जो हमारा लाइफ पार्टनर है, अगर वो सामान्य है और जिसे हमने छोड़ा या जिसकी किस्मत से हम छूट गए, जो भी है, मतलब समय का चक्र ऐसा चला कि हम उसको पाके भी नहीं पा सके, अब वो IAS छोटी चीज नहीं होती है ना, तब आदमी, ये है कि जरा सा भी यहाँ कुछ हुआ ना तो आपका लगेगा कि हाँ भाई वहां पे ये होता है। जब आदमी के पास सेकंड ऑप्शन इतना मजबूत सा खड़ा होता है ना, चाहे वो इमोशनल बॉन्ड ही है एक अच्छा सा, कुछ नहीं है फिजिकल ना ऐसी इस तरीके की कोई बात नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टर है आपकी लाइफ में कि हाँ वो है, और वो ऐसा है जिसके साथ कभी आपका बहुत अच्छा बॉन्ड था, तो ये ना एक बड़ी संकरी सी, बस ये समझ लो कि जरा सा भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो अगर इस चीज को आपको कंटिन्यू करना है, मैं ये नहीं कहती कि मत करो गलत है, लेकिन अगर करना है तो ये समझ लो कि हर कदम पे अग्नि परीक्षा मान के चलो। तब अगर आप ऐसा कर पाए तो आप दोनों का ये जो बॉन्ड है उसकी लोग मिसालें दिया करेंगे, वो मतलब बहुत ज्यादा पवित्र रिश्ता मैं कहूंगी उसे कि वो रहेगा, कि जिसमें एक निश्चल बॉन्ड है, एक अपनापन है, लेकिन कुछ भी ना तो वल्गैरिटी है और ना ही अपने अपने लाइफ पार्टनर को कोई धोखा दे रहा है। ठीक है, तो एक बड़ी संकरी सी लाइन है जिसमें आपको चलना है, बस ये सोच के चलो, गलत कुछ नहीं है इसमें, अगर आपने अपने हस्बैंड को भी बता रखा है सब कुछ है तो कोई वो नहीं है। नेक्स्ट, दीदी मैं 3 साल वृंदावन में थी, सब कुछ कंपैरेटिवली ठीक था, पर लास्ट 5 मंथ से क्या हूँ आईको में हूँ अपने घर में, हस्बैंड रोज सास के यहाँ जाते हैं, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, वो आए दिन गए दिन खाना नहीं खाते, मुंह फुलाए रहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाता है, रोज कलेश होता है,
वो हर समय मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे एक्सट्रीम वीकनेस हो रही है, अगर शरीर साथ देता तो कोई जॉब कमा कर लेती, लेकिन रोज का ड्रामा प्लस शरीर की कमजोरी झेली नहीं जा रही। इट्स बीन 12 ईयर्स ऑफ टॉक्सिक मैरिज। आपकी वीडियो से बहुत स्ट्रांग हुई हूँ, यही सबसे लोगों को और प्रॉब्लम होती है। होने दो उन्हें प्रॉब्लम, जब तक आप फिजिकली बिल्कुल ठीक ना हो जाओ, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़े, अपनी डाइट सुधारनी पड़े, मेरे वीडियोस से हेल्प मिलती है, कुछ भी आपको जहां से लगे कि हाँ मुझे लाइटर फील हो रहा है मेंटली फिजिकली, वो काम करो। सबसे जरूरी और सबसे पहला काम है आपका शरीर वापस आए। बॉडी एक्टिव होगी तो मेंटल प्रॉब्लमों को जो भी है ना, वो जितनी है उतनी नजर आएंगी, उनको आप इजीली सॉल्व करने लायक बनोगे। अगर हमारा शरीर साथ नहीं देता ना, उस टाइम पे छोटी छोटी दिक्कतें भी हमें बड़ी लगने लगती हैं। सेम यही है, शरीर ठीक है लेकिन दिमाग से हम कमजोर हैं, तब भी यही होता है। तो आपका अगर दिख रहा है कि मेरे को फिजिकल परेशानी ज्यादा है, कमजोरी है, दर्द है, विटामिन डी है, आयरन है, कैल्शियम है, इन सब चीजों का देखो कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, वो सब लेना स्टार्ट करो, है ना। फिजिकली एक्टिव रहना शुरू करो। और दूसरी चीज यही है कि भैया वो वहां जाता है आके लड़ता है, वहां जाता है आके लड़ता है। जब कभी भी राजी खुशी होते हो तब एक बार उन्हें मतलब ये नोटिफिकेशन सा दिया करो कि कभी नोट किया है कि जब वहां आते हो तभी होता है, या फिर ये है कि अगर ये पैटर्न नहीं है कि वहां जाएगा भी जरूर, खाएगा भी जरूर, आके लड़ेगा भी जरूर, तो जब वो वहां जाके आते हैं ना, कम से कम बात करो। एक ही चीज अगर आदमी रोज बोलता है ना, मुझे लगता है फिर उसका असर होना बंद हो जाता है, हमें हैबिचुअल हो जाते हैं। तो बस तुम्हें वो मोटी चमड़ी अपनी बनानी है कि जो वहां से आके वो बकवास करे उसका हम पे दिमागी रूप से असर ना हो, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है ना। और जितने स्ट्रांग आप होते चले जाओगे, जब आपके ऊपर असर होना बंद हो जाएगा ना, तब देखना ही लड़ाई झगड़े भी कम होंगे। आदमी बड़बड़ भी तभी तक करता है जब तक उसे पता है मेरे कहने से बीवी पे फर्क पड़ रहा है। जब फर्क नहीं पड़ता ना, फिर उसको समझ में आता है कि मैं क्या कुत्ता हूँ जो भौंक रहा हूँ, तो कई बार वो अपने आप ही बोलना बोलना थोड़ा कम कर देता है कि इसको फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो प्रिटेंड करो जब तक फर्क पड़ रहा भी है, दिखाओ यही कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा। ना रिएक्शन दो ना गुस्सा करो, लेकिन रो मत बिल्कुल भी, नॉर्मल रहने की कोशिश करो उसके सामने। कुछ भी अपनी फोन, अब तो मुझे मतलब मेरे साथ जो परेशानियां हुई हैं, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे हाथ में फोन होता जैसे आज है, इतना डेटा, इतने प्लेटफॉर्म, इतने मौके सीखने के या एंटरटेनमेंट के, इतने सारे चांसेस, आप कभी भी कुछ भी देख सकते हो। डिप्रेशन फटको ना बिल्कुल भी, इतना कुछ है। कोई ना हो बोलने वाला आदमी तब भी आप, मैं देखती रहती हूँ, मैं ऑटो से आती हूँ, वो फोन नहीं देख, मतलब ऐसा नहीं है, कोई लोग देखते हैं ना अपने बस में या टेम्पो में भी वो ऑटो ही चलाते रहते, मतलब फोन चलाते रहते हैं। तो मेरा फोन निकलेगा या तो उस टाइम पे वीडियो लाइव होती है तब कुछ मेरा कुछ रह गया तो मैं वो ऑटो में करती हुई आती हूँ, फिर जैसे ही करती हूँ अंदर रख लेती हूँ, या फिर मुझे रिटर्न होने वाली जब वो एक क्लिप बनानी होती है छोटी सी जो मैं ब्लॉग में डालती हूँ, फिर मैं उस टाइम निकालती हूँ, है ना। तो क्या होता है कि मैं देखती हूँ लोगों को कि वो दुकान पे बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, दहाड़ी मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, है ना। सोच के देखो कितनी मुश्किल लाइफ उनकी होती होगी। मस्त फोन चला रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा रखे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, उनके चेहरे पे स्माइल है। तो मुझे हमेशा लगता है, मैंने कहा फोन मतलब देखो तो नेगेटिव चीज है, लेकिन पॉजिटिव कितना है इसमें। हर चीज में दो पहलू होते हैं ना, कोई पॉजिटिव था तभी तो बना, इतनी जल्दी अडेप्ट कर लिया लोगों ने। कोई भी आज के टाइम पे अकेला नहीं है, अगर वो देखे तो उसे जरूरत नहीं होती कि हर टाइम कोई ना कोई उसके पास रहे। तो आप अगर सब चीजों को अवॉइड करके आप इंटरेस्ट क्रिएट कहीं करना चाहो तो आज के टाइम में वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपके पास सारे मौके हैं, ठीक है ना। तो उनके व्यवहार से जितना जल्दी हो सके प्रभावित होना छोड़ दो, अपने आप लाइफ ट्रैक पे आएगी। नेक्स्ट कमेंट शायद उनके छूट जाते होंगे जो किसी और के कमेंट के रिप्लाई में लिखते हैं, मे बी। नेक्स्ट, दीदी मैंने आपको भाई की बचपन की हरकतें, बीएफ के साथ गई थी तो उस गैंग के द्वारा पकड़ने वाली बात, बाद में सगाई हुई तो फियांसे वाली बात की कंट्रोल करके रखता है। बताइए, आपको लगा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, बट 20 में सगाई, 21 में शादी, 23 में बच्चा, और अभी मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। आपको बताया था कि सर्विक्स ओपन की वजह से डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। ससुराल वाले ना तो मायके भेज रहे हैं ना हस्बैंड के साथ दिल्ली। आपने बोला कि शादी मत करो, बट अब तो लाइफ बहुत आगे बढ़ गई। अच्छा, तो ये अलग अलग आईडी से आए होंगे, मुझे ऐसा लगा कि दो अलग अलग, तीन अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। आपने बोला कि शादी मत करो, ये हो गया। इन लॉज बच्चों को क्यों उनको अच्छा लगे वैसे नहीं करने देते, मैं कैसे समझाऊं आपको या किसी और को अपनी फीलिंग।
एकदम लोनली लगता है, अकेले तो रहना ही है, बट कभी कभी कोई चाहिए होता है जिसके आगे सब खोल के रख दे। हस्बैंड और इन लॉज को तो बस वही बातें पसंद आती हैं, वो उनके फेवर में है, उनको सूदिंग लगे। शादी को 5 साल हो गए, मुझे सिलाई और मेहंदी आती है, बट बच्चे के कारण आगे कुछ भी नहीं कर पाती, अटक सी गई हूँ। अभी एक बेबी और होगा तो 2-3 साल और लगेंगे बड़ा करने में, मैं तो पागल हो जाऊंगी इतने में। बेड रेस्ट पे हूँ तो ये बातें ज्यादा दिमाग में आती हैं कि बच्चों के लिए मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी पसंद से शॉपिंग करूँ। सब लेडीज हर फेस्टिवल इतना एंजॉय से मनाती हैं, मेरा तो किचन में ही निकल जाता है टाइम। ये बच्चे, मैं हस्बैंड को कुछ पिक करते हैं, होली खेलते, पटाखे जलाते हैं, तो सास ससुर बोलते हैं क्या बच्चों की हरकतें हैं ये। देखो अब ये सारी चीजें एक साथ मिलके, अब मुझे आपकी पिक्चर क्लियर हो रही है। मुझे यही लगा था कि अलग अलग आईडी से अलग अलग लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था पहले भी कि मैं आईडी नहीं पढ़ती हूँ, तो मुझे केस पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि अच्छा ये उनकी बात है। कई बार होता है कि एक ही आईडी सेम रिपीट हो रही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आपका वाला ये है। अब इसमें क्या है, आपकी लाइफ में देखो, पहली चीज जो हो गया ना, उस ट्रॉमा से निकलने के लिए या तो हम खुद निकलें या फिर हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस ट्रॉमा से निकलने के लिए सिर्फ हमें इतना कहना पर्याप्त है कि जो बीत गया वो समय वापस ना तो आ सकता, ना हम उसमें वापस जाके उसमें कुछ कर सकते। अब जिसमें आप कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, उसको बार बार घटना को रिपीट करके हमारा कुछ फायदा नहीं होना है ना। अपने आप से बस हमें ये पूछना होता है कि क्या ऐसा कुछ है जो मैं उस चीज को चेंज कर दूं, तो जवाब आएगा नहीं। इतना कहते ही आप सॉर्ट हो जाते हो कि जो हो गया दैट्स इट। उस गलती से सीखा क्या, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है, और मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, कि हमारे जीवन में जितनी भी बुरी बातें होती हैं हमारे अनुसार, वो एग्जैक्टली हमें सिखाने के लिए आती हैं कुछ ना कुछ। अगर हमने उस घटना से सीख लिया तो वो चीजें रिपीट नहीं होती फिर लाइफ में। लेकिन अगर हमने नहीं सीखा, सेम चीज सेम लोग उसी तरीके के बार बार, तब तक भगवान भेजते रहते हैं जब तक हम अपना सबक सीख ना लें, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जो भी पिछले टाइम में गड़बड़ हुई है, कुछ बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, उससे आपने सबक क्या लिया, ठीक है। सबक ले लो, जो भी समझ में आता है। नहीं आता, सिर्फ ये लगता है कि नहीं बुरा ही हुआ, तो ईश्वर की मर्जी मानना सीखो कि अगर भगवान ने ये किया है तो शायद अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अल्टीमेटली हमारे भले के लिए ही इसमें कुछ था। दूसरी चीज हो गई, इन दोनों चीजों को कहने भर से आप इतना सॉर्टेड हो जाते हो, इतना शांत हो जाते हो कि जिसकी हद नहीं है। फिर तीसरी चीज, अब जो आपके दिमाग में इतनी उधेड़ बुन चल रही है, ये 90% जो बढ़ी है वो बेड रेस्ट की वजह से बढ़ी है, क्योंकि हम एक्टिव नहीं है, लेटे हुए हैं, स्ट्रेस भी है, बॉडी में कोई परेशानी ना हो जाए, डर भी है, ठीक है ना, और साथ में पिछले ट्रॉमा सारे घूम घूम के याद आ रहे हैं। तो इसमें क्या पॉजिटिव आपको याद रखना चाहिए कि ये चीजें टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। एक्चुअल लाइफ में जितनी है उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के फिलहाल आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको बताऊं, फोन लो अपना, लेटे लेटे, अगर मैं 3 पसली जब मेरी टूटी थी और मैं हाइपर एक्टिव थी उस टाइम पे, ये जो आप देख रहे हो व्लॉग में जितना काम पिछले 4 साल से, मैं इससे भी ज्यादा काम किया करती थी उस टाइम पे, जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि हम यहाँ आए आए थे, गृहस्थी मैंने नई नई जमाई थी। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को एक सुई का भी आइडिया नहीं था कि क्या चीज कैसे कहाँ, ठीक। अब ऐसे इंसान को सडनली, वो स्कूल जा रही हूँ मैं, एक्सीडेंट हो गया और मैं 3 पसली लेट के यहाँ पर 20 दिन, आपको 22 दिन लेटना है ना, वो भी आराम से नहीं, दर्द में लेटना है, डर भी है सही हो जाएगा सब कुछ ठीक है। ऐसे टाइम पे 3 दिन मैं परेशान रही हूँ, रोई झिझियाई, ये है वो। उसके बाद मैंने अगले 6 दिन 7 दिन अपना यूट्यूब का काम सीखा। 8वें दिन मैंने अपनी पहली वीडियो पोस्ट कर दी, क्योंकि वो एक ऐसा काम था जो कई साल से मेरे दिमाग में चल रहा था, मतलब 1.5-2 साल से, कि मैं भी यूट्यूब पे कुछ करूंगी। लेकिन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसे सीखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वो नहीं था। तो फिर मैंने उस टाइम का यूटिलाइज किया और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि जब आप यहाँ पर अब बिस्तर पे लेटी हो ना, उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर लो, कहीं पे एनर्जी आपकी लग जाएगी। कोई नई स्किल सीख लो जिसे आप लेटे लेटे सीख सको, फोन में कुछ नया सीख लो, एआई से गिबली स्टाइल वीडियो बनानी सीख लो, बहुत सारी चीजें हैं यार।
जो आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, केवल मेंटली एक्टिव हो, आप वो स्किल सीख सकते हो। एडिटिंग सीख लो, नहीं यूट्यूब पे आना, और जगह काम आएगी, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको अपना दिमाग दूसरी जगह बटाने में सफलता मिल गई तो यकीन करो ये जितना भी बवंडर आपके दिमाग में आ रहे हैं नहीं हट जाएंगे। रही बात पास्ट के ट्रॉमा की, हमेशा दोहराते रहो कि पीछे जाके मैं उस चीज का कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए उसे छोड़ देना है। मैं छोड़ रही हूँ बस ये कह के। नेक्स्ट, हाय मैम, मैंने सारे सीनियर डॉक्टर की बेटी की शादी अटेंड की थी, रिसेप्शन में गई थी, दुल्हन भी एक डॉक्टर है मेरी जूनियर, और उनके पापा यानी मेरे रिस्पेक्टेड सर उसके पापा। जब मैं गिफ्ट देने गई तो उसने बहुत रूड बिहेव किया, बोली कि मैं फोटो सेशन कर रही हूँ बाद में लूंगी गिफ्ट। तो मैं गिफ्ट पास के टेबल पे रख के चली आई। सर की वजह से खाना खा लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड भी साथ थे, उन्होंने बहुत दिन तक टॉन्ट मारा इस बात के लिए कि तुम्हारे जूनियर भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं अच्छे से तैयार होके भी गई थी, लेकिन वो दुल्हन ये नहीं जानती कि मैं उसका सीनियर हूँ। मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है। मैं तो किसी को ऐसे बिहेव नहीं करती, मैं कैसे भूल जाऊं इस बात को, प्लीज गाइड मी मैम। देखो सिंपल सी बात है, जिसमें जितना दिमाग होता है वो उतनी बात कहता है, और जितना जिसमें ज्ञान होता है या जो सच में बड़ा होता जाता है ना एज अ पर्सन, वो उतना विनम्र होता जाता है। ठीक है, और जो नया नया कहना होता है ना वो ज्यादा। और दूसरी चीज आप ये मान के चलो, आप उसको गिफ्ट दे रहे हो उस टाइम पे जब उसका ब्राइडल वाला फोटोशूट चल रहा है, दैट वॉज द एक्चुअल रॉन्ग टाइम, है ना। एक लड़की के ऊपर क्या, अब तो लड़कों के ऊपर ही बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि वो फोटो उसकी जिंदगी भर के लिए खींचने वाली है, उसको उसे पता नहीं हर जगह फ्लॉन्ट करना है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था। अब उस टाइम पे कोई भी आता है स्टाफ का या कोई और वो गिफ्ट दे रहा है, नहीं होगी उसमें इतनी मेच्योरिटी। कई लोग होते हैं अपना मूवमेंट छोड़ के दूसरों को, पीपल प्लीजिंग हर किसी को नहीं होती ना, हो सकता है वो अपने आप को ज्यादा अहमियत देती हो, उसको पता है कि भाई इस टाइम पे मेरे लिए स्पेशल मूवमेंट मेरा चल रहा है, मेरे को फोटो खिंचवाना उसके लिए टॉप प्रायोरिटी का काम था। जैसे आप गिफ्ट लाई हो ऐसे सैकड़ों लोग लाए होंगे, है ना। तो बात वहां जूनियर सीनियर की नहीं है, बात यह है कि उसका एक खास मौका था, आप गई, उसमें इतनी मेच्योरिटी अभी नहीं है कि वो अपना छोड़ के आपको इम्पोर्टेंस दे कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। उसको फर्क नहीं पड़ा कि आपको बुरा लगता है तो लगे, मैं अपना करूंगी। कई लोग होते हैं ना ऐसे, तो इसमें ना वो गलत है ना आप। यहाँ आपके हस्बैंड मेरे को लग रहा गलत है कि इन बातों को वो क्यों नहीं समझ पाए, क्यों टॉन्ट मार रहे हैं। उन्हें क्यों नहीं दिखा कि भाई वो ब्राइड है, उसका मूवमेंट चल रहा था, नहीं देखते बच्चे ये। इसमें ना मैं यही कहूंगी, आपकी ना ब्राइड की गलती, ना आपकी गलती, आपके हस्बैंड की जो टोंट मार रहे हैं। थोड़ा सा अजीब लगा आपको, ठीक है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड टोंट ना मारते, उल्टा जो मैं बोल रही हूँ वो बोल देते, तो आप कब का भूल चुकी होती इस बात को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस दुल्हन में इमेच्योरिटी थी, आपके हस्बैंड में भी उससे भी ज्यादा मैं तो कहूंगी है, जो ऐसी बात पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी अपने दिल पर बोझ ना रखें कि मेरे जूनियर मेरी इज्जत नहीं करते। इट्स नॉट अबाउट इज्जत एंड ऑल दैट, बस वो एक मूवमेंट था जो अलग तरीके से हो गया। ठीक है, तो अपने दिल में कोई ग्रज ना रखो उस चीज को लेकर। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा 11 साल का है, स्कूल भी रोज नहीं जाना चाहता, वह बोलता है कि स्कूल में उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं उसे रोज, और वह 5th क्लास में है, वह सामने बहुत बोलता है, बदतमीजी करने लगा है, बहुत जिद्दी हो गया और वह कहना भी नहीं मानता, बहुत परेशान हो गई हूँ, आप बताओ कि क्या करें, उसको कैसे कैसे ट्रीट करें। देखो, ये सारी चीजें मकड़ जाल है कि उसको पढ़ना नहीं आता इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता। जब बच्चे को पढ़ाई लिखाई आती है, समझ में आता है, तभी उसका स्कूल जाने का मन करता है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली स्कूल से हटने लगता है, क्योंकि उसको वहां जाके बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अब जब वो पढ़ नहीं रहा, उसकी एनर्जी तो कहीं लग नहीं रही, तो वो शैतानी बढ़ा रहा है, ये हो रहा है। तो अभी फिलहाल आप उसको जितना वो स्कूल जा पाए उतना ठीक, आपके कहने सुनने से, लेकिन फिलहाल उसको कम से कम हिंदी पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी, जो वो भी नहीं आ रही ना, कोई ऐसा ट्यूटर पकड़ो जो उसको 5th का ना मान के चले, पहले उसका बेस मजबूत करे। जब उसको बेसिक चीजें समझ में आने लगेंगी तभी वो वापस जुड़ पाएगा अपनी पढ़ाई से, अदरवाइज वो ऐसे ही भागता रहेगा, है ना। और जो भी टीचर हो बस उसमें संयम बहुत ज्यादा हो, आप खुद पढ़ाओ तो भी उसे ये ना माने कि ये 5th का बच्चा है, ये मान के चले कि जितना उसे आता है वहां से बस मुझे उसे आगे लेके जाना है, तब वो सही होएगा।
और बदतमीजी ये सब ना आपस में जुड़ा हुआ है। भाई जब बच्चा एक तरफ सही नहीं कर पा रहा, हर तरफ डांट पड़ रही है, वहां उसकी इंसल्ट हो रही है, वो ऑटोमेटिकली फिर बदतमीजी ये सब चीजें, टेंट्रम, जवाब देना। लेकिन इट्स हाई टाइम, अभी आपको 1-2 साल उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इस मामले में पड़ेगी। वहां धीरज वो नहीं रखेगा, आपको ही रखना होगा, या जो टीचर पढ़ा रहा होगा। एक बार उसको किताब पढ़नी लिखनी सही से, छोटी मोटी चीजें जहाँ से शुरुआत है, जहाँ उसकी अटक है, पहले ये जांच लो कि एग्जैक्टली उसको आता कहाँ तक है, उसको वहीं से लो, उसी की स्पीड से, वरना कोई और ऑप्शन है नहीं। एक अच्छा टीचर चाहिए उसको, जो उसको सिखा सके शुरुआती चीजें जो उसकी मिस हो गई। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी बेटी 16 साल की, स्टडी के टाइम ईयरफोन लगा लेती है और लिखती रहती है, सॉन्ग सुनते हुए। लास्ट सेमेस्टर देर रात तक ऐसे ही करती थी, उसका रिजल्ट डाउन गया। मैंने प्यार से, थोड़ा सख्ती से, दोनों तरह से कोशिश की। मैंने प्यार से बोला कि तुम एक बार पहले एंटरटेनमेंट कर लो, पर जब बुक्स हाथ में हो तो सिर्फ पढ़ो और इग्नोर कर देती है। अपना सारा रूटीन इम्बैलेंस कर रखा है, कुछ पूछो तो झूठ बोलती है, क्या करूं। देखो, ये नंबर जब डाउन जाते हैं ना, तो बस आप उसको एक आईना दिखा दो एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। जब वो कहे मैं पढ़ तो रही थी तो नंबर क्यों नहीं आए, कहीं ना कमी है ना। बस सिंपल ये है कि भैया अगर नहीं सुधरे, ये इससे भी नीचे जा सकते हैं। उसको बस बता दो। मैं हमेशा यही कहती हूँ, माँ बाप होने के नाते हमारा काम बच्चों के लिए सिर्फ इतना है कि भैया अच्छा, तुझे इस रास्ते पे जाना, इस रास्ते पे ये मिलेगा, जो हम रास्ता बता रहे हैं इस पे ये होगा, चॉइस तेरी है, और वास्तव में चॉइस उसी की, छोड़ दो बस। मुझे जो समझ में आती है पेरेंटिंग, वो यही है सही। बच्चा एक आध गलती भी करेगा, एक आध साल उसके नंबर डाउन भी जाएंगे, सब कुछ है, लेकिन जो अपना डिसीजन लेने की एक कैलिबर बनता है ना, वो इसी तरह बनता है। अगर हम सोचें कि एक भी गलती ना करे, हमारा बच्चा हर तरफ से सही बन के चलता रहे, तो किसी दिन अगर वो हमारे प्रेशर में आके ऐसा कर रहा है, तो किसी दिन वो सारे बंधन तोड़ के भाग लेगा। या फिर किसी दिन ऐसा होगा कि कोई जरा सी भी परेशानी आई, हम उसके साथ नहीं है, वो खेल जाएगा। तो बस पतंग की तरह चलाओ बच्चे को कि भाई ढील दे दो, जाता रहे, गिरेगा पकड़ लिया, नहीं गिरा जाता रहे ऊंचे आसमान में। तो उसे बस बता दो कि किधर जा रही है तू, ये है भाई, देख ले, बाकी तेरी मर्जी है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है, वैसे तो मेरे इन लॉज ठीक है, हस्बैंड भी ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने 9th क्लास से वेट किया मुझसे शादी करने के लिए, पर उनका नेचर बहुत अलग है, इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं हमेशा, कभी इमोशनली मुझे सपोर्ट नहीं करते, ना अच्छे से बात करते हैं। 2 बच्चे हैं, मैं पूरे दिन संभालती हूँ, लेकिन वो बस चुप ही रहते हैं। कई बार बैठकर बात भी कर ली है कि क्यों हो तुम, तब कहते हैं नहीं मैं प्यार करता हूँ, लेकिन कभी मुझे लगता नहीं कि वो प्यार करते हैं, बस जैसे पहले के हस्बैंड होते थे उनका भी सेम ऐसा ही है, बस पूरे दिन फोन चलाते हैं। कभी मन करता है तो खाना भी बना देंगे, और मन होगा तो कुछ भी नहीं करते। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कभी बिना बताए फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाएंगे और मैं घर पे अकेली रह जाती हूँ। मेरे इन लॉज भी ऐसे ही हैं, कभी बहुत अच्छे लगते हैं और कभी ऐसी बात कर देते हैं कि मुझे बहुत बुरा फील होता है। ना कभी अप्रिसिएशन मिलता है, ना कभी खाने की तारीफ, और कुछ खास मुझसे घर के कोई बात शेयर भी नहीं करता। ऐसा लगता है मैं बस एक मेंबर हूँ, काम करना है, बच्चे संभालना है, बस मेरी कभी कोई खबर नहीं लेता। मैंने शुरू में बहुत एफर्ट्स किए ताकि सब खुश रहें, लेकिन कभी कहीं से कोई अप्रिसिएशन नहीं। अब क्या करूँ, ऐसे सर्वाइव करूँ ऐसे हस्बैंड के साथ, समझ नहीं आता। कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, समझ नहीं आ रहा, कुछ बताइए कैसे डील करूँ इस सिचुएशन को। देखो, जिसको आप बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट करना होता है। जब वो अच्छे रहते हैं तब भी आप नॉर्मल रहो, जब वो बेकार रहते हैं तब भी। एक होता है ना, हमारे यहाँ पे अगर कोई ऐसा आदमी है जिसका मूड है, मतलब हमें यही बात है, जो कोई मूडी आदमी होता है ना, कि अच्छा आया तो बहुत अच्छे से बात कर रहा, नहीं तो कभी भी कुछ भी कह देगा। तो जब वो बढ़िया भी बात कर रहा होता है ना, तो आप एक शील्ड मेंटेन करते हो कि भाई इसका पता कुछ नहीं, कब भी फट जाए। कोई बहुत लड़ाकू होता है, तो वो जब सही से भी बात कर रहा होता है ना, तो यही लगता है भैया पता कुछ नहीं, कब किस बात पे बिदक जाए। तो आदमी उसे संभल के ही रहता है। तो आप ना एक अपनी पर्सनल स्पेस, एक पर्सनल शील्ड सी अपनी बना के रखो कि ठीक है अच्छे से बोल रहे हैं तब भी हाँ जी अच्छा जी नॉर्मल। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अच्छे में बहुत ज्यादा अगर इंजॉय नहीं करते ना, तो बुरा होने पे आपको ज्यादा दुख नहीं होता, ज्यादा खालीपन नहीं लगता। और दूसरी चीज, जब आपसे घर का कोई मुद्दा डिस्कस नहीं करा जाता, कुछ नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ डेवलप करना शुरू करो। सारा दिन आप घर में रह रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, वहां से कोई अप्रिसिएशन आ नहीं रहा,
फिर उठ रहे हो, फिर सेवा कर रहे हो, फिर कर रहे हो, यही सब जब चलता रहता है ना, चाहे घर में पैसा हो, चाहे हमारे बच्चे कितने भी काबिल हो, हमारा पति चाहे नॉर्मल ही है, लेकिन वो हमें बेकार लगने लगती है सारी चीजें। इमोशनली अवेलेबल हमारे लिए कोई हो, इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब इमोशनली हमें अकेला फील हो रहा है। लेकिन जब आप सीख जाते हो ना अकेले रहना, मतलब मैं अपनी बताऊं, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, मुझे लगता है अकेले ही सॉल्व कर लूंगी, करनी पड़ेगी, कोई और मदद कर ही नहीं सकता, ऐसी फीलिंग आने लगी है। इतनी बार फंसी हूँ, इतनी बार अटकी हूँ, लेकिन भगवान की दुआ से मुझे हर बार मदद मिली है। मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे मदद ही नहीं मिली जिंदगी में, कोई ना कोई उस टाइम पे आ गया सहारा देने के लिए। लेकिन सच बताऊं ना, उस सहारे से फर्क कुछ नहीं पड़ा। एक्चुअली जो मुसीबत है ना, निपटनी खुद को पड़ती है, चाहे वो यहाँ की है या बॉडी की है। तो ऐसे कई घटना होते होते एक बात बिल्कुल पक्के समझ में आ गई है कि भाई तुम्हारे ऊपर जब परेशानी आएगी, चाहे तुम इमोशनली फील कर रहे हो अकेलापन, चाहे तुम फिजिकली डाउन हो, चाहे तुम्हारी बॉडी में कोई दिक्कत आई है या तुम्हारे दिल में सोचने में, वो एक्चुअली हील तुम्हें अकेले को ही करनी है। दूसरे लोग, जो मुझे फील होता है, जितनी ज्यादा करते हैं ना, अगर हम दुखी हैं, हम अकेले हैं, और कोई आके हमें पैम्पर करने की कोशिश करता है कि अरे नहीं ये वो, हम पता है क्या, उसके एफर्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए समय से पहले ठीक होने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि अरे मैं रो रही हूँ या मैं किसी बात पे परेशान हूँ, सामने वाले ने थोड़े से एफर्ट कर लिए किसी ने, तो मुझे लगता था नहीं यार, मैं अपना भूल के, नहीं यार ये इतने एफर्ट कर रहा है ना, और मेरे को सही लगना चाहिए, तो मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं अपना दुख भूल के खुश होने की राह पे निकल पड़ी। लेकिन एक्चुअली जो स्कार कहना, जो जो जख्म है, जो अंदर खा रहे हैं हमें, वो हील होने में टाइम ले रहे हैं। मैंने उसको जबरदस्ती दबा दिया एंड उसके ऊपर समझ लो एक पट्टी करके कि हाँ मैं खुश हूँ। वो चीजें आपके दिमाग में, दिल में, अंतरात्मा में, सबकॉन्शियस में ऐसी गड़ जाती हैं, कुछ दिन बाद उससे रिलेटेड जब भी होगा, आप हील नहीं हुए हो, वो चीजें सब पाइल अप होती जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अकेलापन फील कर रहे हो, कुछ भी ऐसा है, टेक योर टाइम, एक्सेप्ट करो अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा अभी से, मैं अपने आप ठीक होंगी। सबसे ज्यादा जीवन में जो मुझे लगता है ना, वो जरूरी है अकेले जिंदगी जीना आना चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा, तब आपको हर जगह सपोर्ट भी मिलेगा, लोग भी मिलेंगे, इमोशनली अवेलेबल पीपल आपके लाइफ में होंगे, क्योंकि एक्चुअली आपको उनकी अब जरूरत है ही नहीं। जब तक आप किसी चीज के पीछे भागते रहोगे ना, ये मैंने देखा लाइफ में, फील करा, और अब मैनिफेस्टेशन में भी कुछ एक दिनों से जो रील्स आ रही हैं मेरे फीड पे, कई बार एक ही बंदे की या दो चार की भी, वो सब यही बोल रहे हैं कि कोई भी चीज आपको अपनी लाइफ में अगर चाहिए ना, एक्चुअली उसके पीछे भागना बंद कर दो। ऐसा फील करो कि उसकी जरूरत है ही नहीं, आप ऐसे ही कंप्लीट हो, तब बड़े जादू की तरह वो चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज होती है। ठीक है, तो किसी की भी इमोशनली अवेलेबिलिटी होना ना अपने लिए जरूरी मत मानो। अपने लिए खुद कैसे अपने आप को सही करना है, कैसे हमें उससे निकलना है, ये सब चीजें हमें खुद सोचनी है। एक दो बार जब आप अपनी उलझने खुद सुलझा के अकेली निकल जाओगी ना, बिना पति की मदद के, बिना बच्चों की मदद के, बिना किसी की मदद के, मदद मांगनी है भगवान से मांगो, इंसान से मांगो ही मत, मुझे तो ये लगता है। तब देखना आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, और तब देखना सामने वाले लोगों का व्यवहार कैसे बदलता है, क्योंकि उनको अच्छे से पता चल जाता है कि इसको हमारी जरूरत है ही नहीं, हम हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ये खुश रहेगी। फिर लोग चेंज होते हैं, याद रखना, ये बात करके देखना। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा सवाल भी बाकियों की तरह ससुराल की कहानी है जो शायद हर दूसरी लड़की फेस कर रही है, बट बहुत बाकी जर्नी है, सब कुछ एक मैसेज में बता पाना नॉट पॉसिबल। बस ये समझ लीजिए कि हमेशा अपनी खुशी से पहले सबकी खुशी रखने की गलती करी है। मेरी लव मैरिज है, इट्स बीन 7 ईयर, और वैसे 15 साल से साथ हैं हम। सगाई शादी हमने खुद के पैसों से की। मैं वर्किंग थी पहले, लास्ट 6 महीने पहले, लास्ट 6 ईयर से नहीं हूँ, मेरा बेटा होने के बाद से, और अब एक बेटी भी है 4 साल की। मेरे ससुराल वाले फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, मैंने अपनी शादी के सारे कपड़े, लहंगे, सारा सामान जो ससुराल से आता है वो सब खुद बाय करके वहां भेजा, ताकि उन पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े।
हमेशा घर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बट अब हालात ये है कि उन्हें मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चे सब बेकार लगते हैं, मेरी जेठ जेठानी और उनका बच्चा, जबकि जेठ कुछ करते भी नहीं पिछले 2 साल से, पर जेठानी बहुत पॉलिटिक्स वाली है। मेरे ससुर हमेशा हमें क्रिटिसाइज ही करते हैं, चेहरे कुछ भी कर लो चाहे होगा। ऐसा कितनी बार हुआ है कि मैं जब उनके पैर छूने जाती हूँ मन दुखाने वाली बात बोलते हैं। रिसेंटली मैं पूजा करके मंदिर से आई और उनके पैर छूने लगी तो ही इज बीइंग सो रूड। मैं बस अपनी बात कह देती हूँ, गलत बर्दाश्त नहीं करती एक लिमिट के बाद, और मेरी जेठानी का पूरा घर वही चलाते हैं। वो कभी कुछ नहीं बोलती, इसलिए वो उससे खुश रहते हैं। सुबह सुबह मेरी आंखों में आंसू थे, मन नहीं करता उनके पैर छूं, क्योंकि जब हम किसी के पैरों को हाथ लगाते हैं तो उसकी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और वो सिवाय नेगेटिव के कुछ नहीं दे रहे। क्या करूं समझ नहीं आता। बीइंग टेक्निकल राइट छूना बनता है, पर आत्मसम्मान कहता है नहीं। सास को लगता है बहू का कोई भी कुछ नहीं कह सकता है, बहू को कोई भी कुछ नहीं कह सकता है, घर में औरत का चुप रहना ही हर घर बचाता है, फिर चाहे सामने से कुछ भी आ रहा हो। मेरे ससुर ने पूरे जीवन ड्रिंक की और अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी थी जब मेरे हस्बैंड बहुत छोटे थे। वो 6 भाई बहन है और अब वो परमानेंट ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेते हैं, इतने बीमार हैं। कभी लगता है जाने दो, सब कुछ भगवान देख रहे हैं, पर मन बहुत दुखता है। मैं हमेशा उनको अपनापन दिया, रिस्पेक्ट दी, उनका बिहेवियर इतना गंदा क्यों है। बहुत कुछ है पर एक मैसेज में बताना मुश्किल है। देखो कई लोगों की आदत होती है, जो बच्चे अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाते हैं ना, उनको लगता है इसको हमारी जरूरत नहीं है, दूसरा जो खिचड़ रहा है उसको सपोर्ट करेंगे, वहां तक भी ठीक लगता है। लेकिन जो अपने दम पे चल रहा है, सब कुछ है, फिर वो उनकी आंखों में खटकने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता को कहीं ना कहीं चुनौती है कि ये हमारे बिना कैसे खड़ा है। ऐसे माँ बापों की साइकोलॉजी होती है, उनको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे उनके ऊपर डिपेंड रहे, उनसे मदद मांगते रहे, ताकि उनकी अपनी वैल्यू बनी रहे बुढ़ापे तक भी, उनकी पूछ होती रहे बुढ़ापे तक भी। तो ये तरीका होता है अपनी वैल्यू मेंटेन रखने का। अगर आप ना पैसे से किसी के काम आ रहे हो, ना शरीर से किसी के काम आ रहे हो, आपके बिना किसी का घर पूरा तरह अच्छा चल रहा है, तो एक डर होता है ना कि कल को हमें कोई निकाल के बाहर ना कर दे या कोई हमें क्यों पूछेगा। तो ये पॉलिटिक्स होती है माँ बापों की, वही वो खेल रहे हैं। दूसरी चीज है, अगर एक बहू उनकी कमाई से अपनी रसोई चला रही है और वो कुछ नहीं कह रही, तो ऐसा आदमी जो सत्ता पसंद है उसे उसी के साथ रहना अच्छा लगेगा, आपके साथ नहीं। ठीक। रही बात पैर छूने की और नहीं छूने की, तो आप दोनों तरीके से सही जा रही हो, टेक्निकली राइट है ना, छूना है। रही बात ये कि एक्सचेंज करते हैं हम एनर्जी, है वो, देखो ये सब सोचने की बात है। जितना ज्यादा हम बिलीव से किसी के पैर छुएंगे ये सोच के कि हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो होएगी। अगर हम सिर्फ एक काम की तरह, चलो एक उंगली लगा दी ठीक है, चलो, अपना एक ऑरा भी तो होता है कि उसको कोई भेद नहीं सकता। अपना वो ऑरा स्ट्रॉन्ग रखो। और अभी ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस ले रहे हैं, सपोज करो, मतलब मैं कुछ और ही राय देती, लेकिन ये वाली बात ने उस राय को बदल दिया। अगर आपने पैर वैर छूने इस टाइम पे बंद करे, कुछ कलेश हुआ, कुछ हो गई, तबीयत वबीयत खराब, कोई अनहोनी हो गई, सारा कई किराए पे पानी पड़ जाएगा, बिल आपके नाम पे पड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो भैया ऐसे आदमी का ठीक है, कह ले तुझे जो कहना। रही बात ये पैर छूना नहीं छूना, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर अपने हस्बैंड से बात करके देखो ये इतना बड़ा सीन नहीं लग रहा, तो छोड़ भी दो। अक्सर यही होता है, बहुएं पैर छूती हैं, मैं भी छूती थी, सुबह सुबह सबके छूती थी, दादी दादा अपने सास ससुर के। नियम था, भगवान जी की पूजा करी, नहा धो के सफाई करके, और फिर इन चारों के पैर छुए, तब मैं कुछ खाती थी। पहला मतभेद हुआ, सबसे पहला काम यही हुआ, पैर छूने का मन नहीं है। 1.5 साल हुआ था शादी को, फिर पैर छूने का मन नहीं कर रहा, अंदर से छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला आशीर्वाद दे ही नहीं रहा, तो मैं क्यों पैरों में पड़ी पड़ रही हूँ। नहीं हुई मैं टेक्निकली राइट, हम गलत बहू से, ठीक है ना। तो ये अपने मन का है, मन मान नहीं रहा छोड़ दो, लेकिन अगर लग रहा है कि कर सकती हो, एक रिचुअल समझ के है तो कर लो। ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि छोड़ दिया तो क्या ही हो जाएगा और पकड़ लिया तो क्या ही हो जाएगा। बाकी मेडिकल टर्म उसकी ऐसी है आपके ससुर की, तो ये अपनी तरफ से कोई नया पंगा आपकी तरफ से ना हो तो ज्यादा अच्छा। लेकिन बता दिया मैंने, ये पॉलिटिक्स होती है और कुछ नहीं है। हेलो 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 मैम, आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे चाचा ससुर की डेथ हो गई है, जिसके कारण मेरी दोनों नंदे राखी बांधने नहीं आ रही है। मेरे सास और हस्बैंड मुझे भेज रहे हैं राखी बांधने के लिए, क्या मुझे जाना चाहिए? अगर सास भेज रही है तो क्यों नहीं जाना चाहिए? जाओ।
नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने आपको इंस्टा पर फॉलो कृष्णा हूँ और बच्चों की पिक सेंड की है, प्लीज रिप्लाई। कृष्णा हूँ पर रखा हूँ कर करके होगा कुछ। इंस्टाग्राम पे यार मैं मैसेज बॉक्स ना मेरे को नहीं मिलता टाइम, सही बताऊं तो कभी कभी होता है तो मैं देख लेती हूँ, तो मुझे नाम याद नहीं है, भेजी होगी तो मैंने जरूर उस पर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या हार्ट भेजा होगा। नेक्स्ट, हेलो दी, कैसी हो? मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। जैसे पहले मजा आता था हर काम में, फेस्टिवल में, अब वो बात नहीं बन पा रही क्योंकि आप 30 ईयर्स ओल्ड, पता नहीं माइंड कहीं और कहीं रहता है, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता और फोन ही ठीक लगता है, क्योंकि मुझे सोशल होना पसंद नहीं और मैं बहुत कम बोलती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। देखो एक चीज मैं बताऊं, ये चीज जब मेरे साथ हुई और मैंने सिर्फ 1 लाइन या 1.5 लाइन मैंने व्लॉग में बोली कि हाँ मतलब मन नहीं करता अब ऐसा कुछ, या मैं इस तरीके से गुजर रही हूँ, इतने कमेंट आए। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा मेरे को लग रहा है ये चीज मेरे साथ हो रही है, पर मुझे लग रहा है कि एक सोशल बीमारी की तरह फैल रहा है, कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के दौर पे ऐसा तो नहीं कि हम लोगों पे खुश दिखने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम उस खुश दिखने के वो चक्कर में जो असलियत में सही में खुश होना है एक तो वो भूल गए, और दूसरी चीज ये हो रही है कि भैया खुश है नहीं है लेकिन दिखा तो दो ही, तो फेक करते करते हर आदमी, ऐसा तो नहीं लग रहा मतलब मेरे से, मैं शॉक थी सही में। और सही बताऊं ना, उन कमेंट्स की वजह से मैं एक झटके से एकदम, मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी ने करंट दे के उठा दिया हो, आपको लग भी रहा होगा कंटेंट जाने से, कि मुझे बिल्कुल ये लगा, मैंने कहा एक जरा सा मैंने एक लाइन बोली है और कितने लोग उससे एग्री कर रहे हैं कि हाँ मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो ये क्या है? मुझे अपना रीजन पता है, मैं वर्कोहॉलिक हूँ, जब भी मेरी छुट्टियां पड़ती हैं मैं खाली हो जाती हूँ, मेरे को लगता है कहीं घूमने जाए, ये वो हो नहीं पाता, कई बार बच्चों के एग्जाम है, कभी घर में मरम्मत चल रही है, अभी काफी ब्रेक हो गया, या फिर जो भी चीजें मुझे अच्छी लगती थी करना, खुशी मिलती थी जिन कामों को करने में, उनका औचित्य खत्म हो गया मेरे जीवन में। भाई मार्केट वाली शॉपिंग है, कुछ भी है, फ्रेंड्स के साथ किट्टी विट्टी, अब मुझे नहीं अच्छा लगता, तो जो पुराने ऑप्शन थे वो खत्म हो गए और नए वाले जो हैं वो भी क्रिएट नहीं हो पा रहे, इस वजह से मैं तो अटकी हुई हूँ, लेकिन सभी अटके हुए हैं और उनके पास कोई रीजन भी नहीं है जो बता रहे हैं, सबका यही है कि मन नहीं करता। अभी मेरी एक मेनोपॉज वाला भी चक्कर है कि 45 प्लस वाला, आप 30 में हो, तब जीवन से इतनी विरक्ति क्यों है? क्यों फोन अच्छा लगता है, सोशल होना पसंद नहीं है? अगर हम कम बात भी करते हैं ना, तो इट्स नॉट अ डिसक्वालिटी कि आपको बेकार लग रही है, ये वाली बात आपकी एक डिसएडवांटेज नहीं है, ये आपकी कोई नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्यों? अगर हमें बात नहीं करनी है तो हम सुन रहे हैं, एंड हर एक को एक लिसनर चाहिए, तो आप अच्छे से बात सुन तो सकती हो ना, तो ये कभी मत सोचो कि मुझसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। आप ध्यान से दूसरे की बात सुनो, देखो आपसे बात करने के लिए लोगों की कितनी लाइनें लगेंगी, है ना? तो भैया ये चीजें, मैं मतलब आपको ये ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि ये एक मुझे लगता है महामारी की तरह फैल रही है ये फीलिंग, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है हम सबको, कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, त्योहारों में मजा नहीं आ रहा, मेरे साथ तो ये अब हो रहा है, ये 1 डेढ़ महीने से या 2 महीने से, अभी भी मैं बैठी हूँ, तो मैं नहीं पड़ती उस चक्कर में कि मेरे को जैसा फील नहीं हो रहा मैं जबरदस्ती वैसे ही करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो में आना है, क्योंकि मुझे कई हजार लोग देख रहे हैं, तो मुझे हैप्पी दिखना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे को नहीं लग रहा ऐसा फील, तो मैं बता देती हूँ कि नहीं कर रहा है मन मेरा ऐसा करने का, है ना? तो अपने प्रति ऑनेस्ट रहो, और अगर ये चीज बहुत लंबी चल रही है या इतनी जल्दी क्यों हो रही है कि 30 की एज में क्यों हो रही है, अपने आप को पकड़ो और इस चीज से बाहर निकालो, पर्पजली मिलो लोगों से। त्योहार पे नहीं मन कर रहा कुछ करने का, फिर भी जो रिचुअल्स हैं जस्ट स्टार्ट, जब कर दोगे तो अपने आप अच्छा भी लगने लगता है। खूब फोटो खींचो, अच्छे से तैयार हो, चाहे मन है नहीं है, ये सोच के चलो कि दवाई है ये हमारी। खुश रहो अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। जो काम आपको सच में खुशी देते हैं उन्हें करना शुरू करो। मैं इस चीज को लेके ना बहुत सोच रही हूँ 2-3 दिन से कि ये कितना ज्यादा बढ़ गया है चीज। नेक्स्ट, हेलो मैम, आई एम ऑल्सो क्रिएटर, मेरा चैनल मीशो पर व्हाइट लिस्टेड है। क्वेश्चन है, हाउ यू मैनेज फ्रीक्वेंटली ऑर्डर एंड रिसीव पार्सल सिंस यू आर नॉट एट होम? इफ वी टेल दिस टू आवर फैमिली
देन ऑल्सो प्रोडक्ट रिटर्न, OTP प्रॉब्लम, हाउ यू मैनेज ऑल दिस, प्लीज शेयर डिटेल। देखो मेरा तो मैं नहीं होती, लेकिन जो कोरियर वाले लड़के आते हैं वो ज्यादातर इतने आते हैं कि उन लोगों को ना सबको मतलब पता हो गया कि घर भी कि मैम ऑर्डर करती हैं ये वो। तो हमारा तो वो ये है कि गेट के ऊपर से भी डाल जाते हैं। गेट के ऊपर स्पेस है, लड़के लंबे लंबे होते हैं, मैं बोल देती हूँ जो कपड़े वगैरह रहते हैं कि भैया गेट के ऊपर से डाल दे। अगर कोई नया आता है जिसको मैं नहीं जानती है, जो पहली बार है, एड्रेस पूछ रहा है, सब कुछ है, तो फिर मैं बराबर में ये है कि मेरे सारे कैश ऑन डिलीवरी कोई सा भी रहता नहीं, ऑनलाइन पेमेंट हुई भी रहती है, सिर्फ मुझे OTP बतानी है एंड फिर वहां पर जो है वो रिसीव करने वाला चाहिए। तो बराबर में चाचा जी का घर है, वहां पे नया हाउस वाइफ है मेरी देवरानी जो है, तो उनके घर पे कोई ना कोई हमेशा रहता ही है, उनके यहाँ ताला कभी भी नहीं लगता। तो वहां पर हो जाता है कभी कभार, अदरवाइज मैं इतना भरोसा उन पे कर लेती हूँ कुरियर वालों पे, उनसे बोल देती हूँ कि भैया मैं OTP दे रही हूँ, तुम गेट के ऊपर से डाल दो। कोई टूटने वाला सामान होता है तो मैं आगे दिलवा देती हूँ। और बिल्कुल भी वहां भी कोई नहीं है, कभी ऐसी कंडीशन है तो मैं सिंपली कह देती हूँ कि भैया 2:30 बजे से पहले मैं नहीं पहुंच पाऊंगी किसी भी कीमत पे घर, ना मेरे हस्बैंड होंगे 1:30-2 बजे से पहले, बच्चों के हिसाब से ही वो भी आते हैं ऑफिस से, तो उस हिसाब से ये है कि हैं भी नहीं भी, कई बार होता है वो 11 बजे हैं, कई बार नहीं है, तो उनका फिक्स टाइम नहीं है, तो मैं उसे बोल देती हूँ कि तुझे दोबारा आना पड़ेगा। इस तरीके से होता है। और रिटर्न वाला जो चक्कर है, रिटर्न में भी अगेन मैंने उन लड़कों को बोला हुआ है, फोन आता भी है अगर किसी का 11-12 बजे और मुझे ही देने हैं वो पैकेट, तो मैं बोल देती हूँ कि तुम 3 बजे के बाद आओ, तभी मिलेगा, आज नहीं आ सकते कल आओ। तो एक आध है जो कहता है कि नहीं आप वहां दे जाते वहां दे जाते, तो मेरा यही रहता है कि भाई मैं रोज किसी को दे के जाऊंगी कि अपने काम की चीज है, कि मेरा काम है, पैकेट वो रिटर्न कर रहा है कुछ और है तो तुझे ही आना पड़ेगा, तो मेरे यहाँ जब आ शाम को आ, नहीं तो मत आ। तो वो फोन कर लेते हैं कि मैम आप हो, अगर किसी दिन मैंने CL ली हुई है या त्योहार है कुछ है, उस दिन वो आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के लड़के जो कोरियर वाले हैं वो इतना ज्यादा आता है ना सामान, तो उन सबको एक आदत हो गई कि किस टाइम मैम मिलेंगे किस टाइम नहीं, ऐसे होता है। नेक्स्ट, हाई दी, आफ्टर 10 ईयर ऑफ मैरिज आई स्टार्ट जॉब, अब मैं अपनी सैलरी खुद पे स्पेंड करना चाहती हूँ, पति ने थोड़ा सा घर के लिए लोन ले रखा है, और दीदी पति ने कभी मेरे लिए बेसिक नीड के अलावा कुछ नहीं किया, मैंने अपनी ख्वाहिश मार मार कर जीती रही हूँ, एक गोल्ड चेन के लिए पति ने 10 साल तरसाया, फिर मैं खुद अपनी ओल्ड रिंग तुड़वा के बनवा ली। अब लोग बोलते हैं एक लड़की के पिता उसकी ख्वाहिश पूरी करता है, पिता नहीं किया तो पति करता है, मैं वो लड़की हूँ जिसे ना तो कभी पिता ने कुछ समझा और ना ही पति ने, दोनों के लिए मैं बस बोझ ही थी। यहाँ तक बहुत दुख होता है, देखती हूँ मेरे भाई जिनके पास राखी में देने के लिए 500 रुपए नहीं होते, वो अपनी बीवियों को आईफोन देते हैं, इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है खुद की विशेष के लिए दूसरे का मुंह बहुत देख लिया, खुद के लिए खड़ा होकर अपनी विश पूरी करूंगी। सो अब मैं अपनी सैलरी पति को न देकर खुद अपने लिए स्कूटी लेना चाहती हूँ, कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं। अब ये लाइन जो आपने एंड में लिखी ना, कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं, बस यही आपको ले डूबी, आप सारी जिंदगी इसी चक्कर में नहीं कर पाई अपने लिए कुछ, बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, करो अपनी जो ख्वाहिशें हैं पूरी। नेक्स्ट, मैम जब भी मूड खराब होता है तो लाइफ के प्रॉब्लम में साथ में याद आ जाती है, ऐसे क्यों? मूड खराब होता है तो ये वो वाली चीज है कि अच्छा काम और अच्छा काम करवाता है, बुरा काम और बुरा काम करवाता है, तो ये सब लूप में चलता है। तो जब आपका मूड खराब होता है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके जीवन के सारे बुरे अनुभव याद आने लगते हैं। जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपको उससे जुड़ी हुई खुशी खुशी की यादें आने लगती हैं, ठीक है ना? तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको वो मत करो कि ऐसा क्यों, ये नॉर्मल है। भाई मान लो किसी भी उसमें रख के देख लो, अगर आप भक्ति भजन के गाने सुनोगे आपको और ज्यादा याद आने लगेंगे। जैसे यूट्यूब का है या इंस्टाग्राम का फीड है ना, आप जोन से तरीके की रील या वीडियो देख लोगे, उस पर कनेक्ट हो जाओगे, कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, उसी टाइप के वो और उड़ेल देगा आपके ऊपर। सेम दिमाग का काम है, आप जिस भी माइंड सेट्स के साथ सोच रहे हो, बैठे हो, मूड आपका जैसा भी है, उसी से रिलेटेड और थॉट्स आपके मन में ऑटोमेटिकली उबलने लगते हैं, बस ये होता है। नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन पूछना हो तो कहाँ पूछते हैं? जो भी लेटेस्ट वीडियो होएगी उसके कमेंट सेक्शन में, अगले दिन 5 बजे तक। नेक्स्ट, मैम आपके हस्बैंड की कुकिंग अमेजिंग है और जो लोग कमेंट कर रहे हैं फैंसी यूटेंसिल्स लो, मैं इस बात से एग्री नहीं करती, रूटीन में सिंपल यूटेंसिल्स ही यूज होते हैं।
नहीं, उनका कहना गलत इसलिए नहीं है, देखो यूजफुल तो होते हैं, लेकिन एक होता है हम अपने लिए बना रहे हैं, एक होता है कि हम दूसरों को दिखा रहे हैं। तो जो दिखाने वाली चीज होती है ना, तो देखने में चाहे प्रैक्टिकली कुछ भी हो, लेकिन जो देखने में सुंदर लगता है उसको देखना अच्छा लगता है। तो उनका जो कहना है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, वो ज्यादा सुंदर लगेगी, रेसिपी वैसी ही रहेगी लेकिन देखने में और सुंदर लगेगा, देखने वालों के कहना आंखों को सुख मिलेगा, वो वाली चीज है। तो ये चीज है एक बेसिक क्रिएटर के लिए, तो मैंने भी उनसे बोला था। अच्छा, वो ये सोच रहे हैं कि जब इस चैनल का मोनेटाइजेशन हो जाएगा, इस चैनल के पैसों से इसके लिए बर्तन लाऊंगा, क्योंकि जो मैं अपने लिए लाई थी जब स्टील के बर्तन, तो मैं यूट्यूब के पैसों से ही लाई थी। कि मैंने भी यही सोचा था कि मतलब मैं इसके जब पैसे आएंगे यूट्यूब के, मैं उससे लाऊंगी बर्तन यहाँ के लिए अपने स्टील वाले, जो आती रहती थी कि आप स्टील के लो, क्योंकि एल्यूमिनियम के कुकर थे। मेरे को भी ये था, मैंने कहा यूट्यूब के पैसों से ही लाऊंगी, अलग ही याद रहेगी उन पैसों को मैंने कहाँ खर्च किया था। तो वो भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें समझाया है कि पैसे मतलब आ जाएंगे। मेरा तो ये था कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, भाई स्ट्रगल किया था शुरू से, ना कोई बैकअप था ना सपोर्ट था, कुछ नहीं था, तो मुझे नहीं पता था पैसे आएंगे नहीं आएंगे। तो मेरा एक वो था कि भाई एक अचीवमेंट ये वाली मैं कर लूं तो मैं अपने आप को एक वो दूंगी कि हाँ मैंने ये कर लिया। अब तुम्हारा तो मैंने कहा हो ही जाएगा, पक्का ही है कि चल ही रहा है, जब व्यूज आ रहे हैं सब कुछ आ रहे हैं तो हो ही जाएगा मोनेटाइज, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये कोई, मैंने यही कहा था, मैंने तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होना उतना बड़ा ये नहीं होगा कि ये बड़ा इम्पॉसिबल था और कैसे हो गया, अब मैं इसे सेलिब्रेट करूंगा वो इस तरीके से, तो तुम पहले बर्तन ले आओ। तो मैंने भी उन्हें यही सजेस्ट करा है। उसमें कहने वाले मतलब गलत नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो निगेटिव निगेटिव नहीं है, वो एक तरीके से अपनी राय दे रहे हैं अपना समझ के, तो वही मुझे भी लगा कि कोई बात नहीं। और आप भी अपना ही समझ के ये कह रहे हो कि उन लोगों का, लेकिन उनको आप हेटर्स ना समझे और अपने आप को ये ना समझे कि मैं आपको कह रही हूँ कि नहीं आप गलत कह रहे हो। दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे तो आपकी वीडियोस की आदत लग गई है, थैंक यू जी। नेक्स्ट, हेलो दी, आपने मेरे से कहा था कि चैनल खोलने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ डीआईवाई भी मैं करती रहती हूँ, डीआईवाई का खोलूँ या ब्लॉग और डीआईवाई एक ही चैनल। देखो अगर बहुत ज्यादा अच्छे और पॉलिश्ड लुक वाले डीआईवाई आप क्रिएट कर सकते हो तो आप खाली डीआईवाई वाला चैनल ही खोलो, क्योंकि जब चैनल हम बनाते हैं ना, तो अगर उसमें एक ही चीज ज्यादा हो तो यूट्यूब को उसको प्रमोट करने में आसानी होती है। ये मैं अपने फर्स्ट चैनल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ब्लॉग वाला कंटेंट भी है 70% 60% एंड 40% डीआईवाई है, या फिर जो डीआईवाईज हैं वो ऐसे नहीं है, मतलब कुल मिला के अगर आपके डीआईवाईज ऐसे हैं जो देखने में ऐसे लगे कि जैसे बाजार से खरीद रखे हैं, तो आप बिल्कुल डीआईवाई का ही अलग से चैनल बनाओ, उसमें फिर ब्लॉग वाला चक्कर मत डालो। उसके दो फायदे होंगे कि आपका ना डीआईवाई के लिए आपका टाइम अनकट बचेगा, क्योंकि व्लॉग वाला फिर शूट करना एडिट करना उसमें भी टाइम दोगे और फिर क्राफ्ट में भी दोगे, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें सफर करेंगी। अब आपको खाली डीआईवाई करना है ना, तो अपना घर आप फ्री हैंड जो काम आपका व्लॉग शूट के साथ 1.5-2 घंटे में होएगा, वो आप सिंगल हैंडेडली 1 घंटे में निपटा लोगे और फिर डेडिकेट होके अपने डीआईवाई पे ध्यान दोगे। तो आपको कुल मिला के क्राइटेरिया है अपने डीआईवाई की क्वालिटी देखो, क्या वो इतने नीट बनते हैं जैसे दुकान से लाए हो। अगर ऐसा है तो खाली डीआईवाई वाला बनाओ, नॉर्मल बनते हैं तो फिर मिक्स कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर लुकिंग स्टनिंग मैम टुडे। हाँ उस दिन साड़ी का शूट किया था ना, तो मेकअप करके बैठी हुई थी। नेक्स्ट, लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल थोड़ी, थैंक यू सो सॉरी। आवाज लग रहा होगा आपको ऐसे, मैं स्कूल से आके नहाई थी, मैंने शैम्पू किया था, सुबह टाइम नहीं मिला था। एक मनाया मैं सुबह 4 बजे उठ के शूट करती हूँ, फिर लगा नहीं उठ पाई तो वीडियो मिस हो जाएगी, तो मैं अब ऐसे ही बेयर मेकअप बिल्कुल भी नहीं है, ग्लिसरीन लगी हुई है एंड एक बिंदी लगा ली थी बस मैंने, एंड मैंने शूट स्टार्ट कर दिया ताकि आपको टाइम से मिल जाए। नेक्स्ट, सॉरी लंबे कमेंट के लिए, प्लीज पढ़ना दीदी, 2 बार रीड मोर करना होगा। क्या दीदी, मैं 4-5 अलग अलग कमेंट नहीं करे, एक में ही करा है, प्लीज पढ़ना। ग्रीन लोगो है, ग्रीन सर्कल, मुझे जो भी है मैं तो कुछ देखो छोड़ ही नहीं रही हूँ। नेक्स्ट, माई सन 8 years old इन सेकेंड क्लास, इन हिज क्लास मैनी क्या है कॉम्पटन हैपन।
Out of 50 student he come mostly third to fifth rank in competition, mostly competition होंगे. Medal in class they given only on one rank. My question is should I given him pressure for first or leave him? Last full year I pressure full time पढ़ाना, then he get few medals. He love first rank but not study. My husband say leave him, not whole day पढ़ाई पढ़ाई. I know I am wrong but when I see he miss just from 1-2 mark दल देखता है, दिल दुखता है. देखो सेकंड क्लास में यार मैं नहीं हूं पक्ष में इस चीज में. ये मेडल जो मिल भी जाएंगे ना, अपने बच्चे का बिल्कुल जूस निकाल लोगे और अपना भी, और मान लो वो फर्स्ट आ गया और उसको मेडल मिल भी गए, मान लो आप ऑन एन एवरेज 10 मेडल उसने जीत लिए, लेकिन जो वो खो देगा इस चक्कर में वो कहीं ज्यादा कीमती है. मैं पर्सनल अपना बता रही हूँ, मेरा ये मानना है. मुझे नहीं लगता इससे कितने लोग एग्री करेंगे कितने नहीं, लेकिन आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, फोर्स मत करो. उसको खुद ये चीज लगने लगे कि यार मैं 1-2 नंबर से रहता हूँ, करूं, वो थोड़ा बड़ा होगा तब उसे लगेगा. सेकंड में वो आया है और आपने उसके साथ इतने प्रयोग ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा हो रहा है. उस बच्चे को इंजॉय करते हुए अगर वो थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है ना, वो ज्यादा बेहतर है. मैं बता रही हूँ पर्सनल उससे. नेक्स्ट लिखा है मेरे छोड़े हैं दीदी. पता नहीं क्या क्वेश्चन छोड़ा है या क्या छोड़ा है भाई. मैं लाइन से पढ़ती जा रही हूँ. आई डोंट नो अगर छूटता है कैसे. हेलो मैम, मैंने हिंदी में बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. मैं सोच रही हूँ एक स्टडी चैनल बना लूँ जिसमें मैं हिंदी ग्रामर और लिटरेचर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं घर से बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती. मैम अपने चैनल बनाने की प्रोसेस बता दो जिसमें मेरे पास अभी मेरा फोन ही है जिसमें मैं वीडियो बना सकूँ. जस्ट ओपन यूट्यूब एंड टाइप हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियोज, हाउ टू शूट, हाउ टू एडिट. 1 बाय 1 एक एक चीज डालो, उस पर वीडियोज आएंगी. टेक्निकल योगी, स्प्रेडिंग ज्ञान, और एक बिहारी लड़का था वो मुझे नाम याद नहीं है अब, 3-4 है, मनोज दे, हाँ. तो ये कुछ एक हैं जो यूट्यूबर हैं, और अब इन पीछे 4-5 सालों में कई नए भी टेक वाले चैनल आए होंगे. देखो, तसल्ली से सीखो. अगर आप यूट्यूब पे आके काम करना चाह रहे हो, पैसे कमाना चाह रहे हो, किसी भी नौकरी में जाने के लिए आपको उसकी बेसिक स्किल सीखने में कुछ तो टाइम दोगे. यही मान के पहले सीखो फिर बनाओ चैनल, ठीक है. आपको क्या दिखाना है ये आपको पता है, वहां आप सॉर्टेड. अब आपके मन में विचार आया कि मैं चैनल बनाऊंगा, अब कैसे दिखाना है चैनल बनाने का पूरा प्रोसेस. इट टेक्स टाइम. थोड़ा सीख लो 5-6 दिन लगा के. अगर मेधावी हो तो 5-6 दिन में बहुत कुछ आ जाएगा, फिर आप शुरू करो, ठीक है ना. नेक्स्ट, दीदी प्लीज बताएं मैं चालाक और समझदार कैसे बनूं. मेरी एज 30 है, अनमैरिड है, दुनियादारी की समझ नहीं. हर कोई बेवकूफ बना के निकल जाता है. बीएफ बोलता है शादी करूंगा, लेकिन उस डायरेक्शन में कोई एक्शन नहीं. कितनी बार लड़ाई में सुना दिया कि बस बातें ही करते रहो, एक्शन तो लिए नहीं जाते, तो भी उसे कोई असर नहीं पड़ता. कोलीग बातें सुना के चले जाते हैं, मैं बोल नहीं पाती, हिम्मत ही नहीं बनती. जिस रिश्तेदारों ने हेल्प नहीं की कभी, वो पैसे मांगते हैं, 2-3 दिन दुखड़े सुना देते हैं, मैं पैसे दे देती हूँ. मांगने में शर्म आती है, वो लोग देते भी नहीं थे जब तक 10 बार ना मांग लो. घर वाले कहते हैं लड़का रिजेक्ट करके जा रहे हैं, कब तक बैठी रहेगी छाती पे, मन करता है मर जाऊं. अरे भाई, चारों तरफ की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक एक करके सुलझा दूं मैं जादू की छड़ी लेके, ठीक है. देखो, सबसे पहले कि बॉयफ्रेंड है, शादी नहीं कर रहा, आप उसको ताने दे रही हो जो आपका लव ऑफ लाइफ है, लेकिन जो लोग आपको बातें सुना के चले जा रहे हैं उनके लिए आपकी जबान नहीं चल रही. सोच के देखो कितना कॉन्फ्लिक्ट है आपकी पर्सनैलिटी में, है ना. दूसरी चीज, रिश्तेदार जो ना आपके किसी काम आ रहे हैं, जो ना आपके पैसे वापस दे रहे हैं, उनके दुखड़े सुन के आप उन्हें पैसे दे रही हो. लेकिन अपने माँ बाप की ये बात आप नहीं समझ पा रही कि लड़के रिजेक्ट करके जा रहे हैं,
या लड़कों को तू रिजेक्ट करे, जो कुछ भी है, उनको दिख रहा है उनके बच्चे की शादी की एज हो गई और वो नहीं कर रही, तो उनके चिल्लाने में उनकी चिंता छुपी हुई है, ये आप नहीं देख पा रहे। तो कहीं ना कहीं आप हर जगह गलत लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं और सही लोगों को दुख दे रही है। एक तो ये कमी हो रही है। दूसरी चीज, मान के चलो कि आपका बीएफ धोखा दे रहा है, अगर आपका इंटरनल एक वो आ रहा है वाइब कि भाई शायद ये धोखा दे रहा है, कुछ और है, उसको ये कह के देख लो कि भाई मेरे माँ बाप कब तक बैठे रहेंगे, वो मुझे प्रेशर डाल रहे हैं कि शादी कर, तुम कुछ इधर उधर जो भी है डिसीजन करो, एक तरफ करो, तो मैं उस हिसाब से अपनी लाइफ का बोलूं। सीरियसली बोलो तो पता चल जाएगा। अगर वो उस पे भी नहीं हिलता तो इसका मतलब वो फिर आपको पागल ही बना रहा है। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं उसको भी ये पता है कि ये छोड़ के मुझे कहीं जाने वाली है नहीं, अपने माँ बाप को घुमाती रहेगी, इसलिए वो भी सीरियसली नहीं ले रहा। लेकिन एक्चुअली अगर उसने नहीं लिया कोई स्टैंड तो क्या करोगी? माँ बाप की चिंता ये है ना। इस टाइम पे अगर आपके माँ बाप नॉर्मल हैं, अभी तक नॉर्मल चलता आ रहा था ऐसे, क्योंकि आजकल बड़े टॉक्सिक माँ बाप की कहानी भी मैंने इसमें सुन ली, तो अगर आपके माँ बाप नॉर्मल हैं जैसे होते हैं, तो भाई मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा चिंता आपकी माँ बाप ही कर सकते हैं, तो उनकी बात सुन लो। उस लड़के के चक्कर में बैठी हो, दूसरे लड़कों को इतना मजा या रिजेक्ट वगैरह करने का मौका मत दो। मतलब अपने पास हमेशा प्लान भी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी के लिए भी इतने ज्यादा वो मत हो जाओ कि कल को वो छोड़ जाए तो आप कहीं के भी ना रहो, है ना। अब 30 हो और अनमैरिड हो तो माँ बाप की चिंता इस टाइम पे होने जायज है। ठीक। रही बात कुलीग्स की कि वो कह के चले जाते हैं ये है वो है, जो यहाँ सबका गुस्सा है, अगर कोई आपकी बेइज्जती करता तो उस टाइम उसको उतारो ना, डिजर्व करता है। उस टाइम गुस्सा कंट्रोल क्यों करती हो? तो बात वही है कि जहाँ बोलना है और नहीं बोल रही हो, जहाँ नहीं बोलना है वहां पे बोल रही हो, स्विच कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, मैम मेरी सास जानबूझकर किचन गंदा कर देती है, मुझे गुस्सा और दुख दोनों होता है, पर अब मैं साफ नहीं करती, जहां से वो गंदा कर देती है प्लीज रिप्लाई। मेरे हस्बैंड भी आजकल उनकी साइड ही रहते हैं। क्या ही करोगे? अगर आपको सफाई पसंद है, मैं गंदे में काम नहीं कर सकती, किसी ने किचन गंदी कर दी तो मुझे साफ करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर सास की जगह यही काम आपका बच्चा कर रहा होता तब भी आप करते हैं ना। लेकिन हम सास को कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ फैमिली मान ही नहीं रहे, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। ये कड़वी है लेकिन ये बात होती है। हमारे सास ससुर हमारा काम बढ़ा दें तो हमारा मुंह बन जाएगा, हमारा बच्चा हमारा काम बढ़ा दे, पति के काम बढ़ाने पे भी हमारा मुंह बनेगा, लेकिन वही अगर हमारा बच्चा काम बढ़ा दे, हम किलसेंगे भुनेंगे लेकिन काम करेंगे, और बच्चे के लिए हमारा प्यार भी कम नहीं होता। होती है ना ये चीज। तो इट्स ऑल अबाउट, मान के चलो कि भाई उनकी आदत है, अब हम काम करेंगे, हम साफ करके तब कर लेंगे। अपने पे लोड नहीं लेना ना, तो वही है कि अभी फैलाया अभी साफ करो, उस प्रेशर में पड़ो ही मत। लेकिन जब तुम काम करो जब कर लो। और कोई कहे है जी गंदा कैसे रख रखा है, जी मैं तो साफ करके ही गई थी, जने हैं घर में तो हो ही जाता गंदा। नेक्स्ट, हेलो दी कैसे हो आप? थर्मस में दूध डालने से पहले छोटी इलायची डाल लें। अच्छा, तब नहीं खराब होएगा? चलो ट्राई करके देखेंगे कभी, और लोग भी करना, अगर होए तो बताना। नेक्स्ट, मैं बहुत सॉर्टेड हो गई हूँ आपकी वजह से, आपको सुनते सुनते पहले तो टेंशन लेना कम कर दिया और फिर अब तो बंद ही कर दिया है। इनफर्टिलिटी तो नहीं कह सकते, और बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, इस चक्कर में MIL ने बहुत सुना भी दिया था। अब मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव सोचेंगे तो ही पॉजिटिव होगा। और प्रॉब्लम तो बहुत आती रहती है पर मैं सॉल्व कर लेती हूँ खुद ही, मैं वर्किंग वे हूँ और बेटे को साथ ले जाती हूँ, बस ऐसे ही शेयर करने का मन किया तो कर दिया। थैंक यू यहाँ शेयर करने के लिए, ताकि लोगों को वो रहेगा कि हाँ हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट, आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू जी। नेक्स्ट दी, आपका रिब्स का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? इफ यू डोंट माइंड। स्कूटी से हुआ था, जा रही थी, उस टाइम पे मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो रहता था और अगेन मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, मेरा पूरा ध्यान अपने घर पे था। नया नया घर बनाया एंड ऑल दैट, छोटे बच्चे,
सब कुछ खुद करना, तो मैं अपने आप को 20 प्रायोरिटी पर रख गई उस टाइम पे। ध्यान ही नहीं गया कि मेरा शरीर भी थकेगा या कुछ इसमें कमी हो सकती है। बीपी लगातार डाउन चल रहा था एंड आई निग्लेक्टेड। और हम जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उससे एक शाम पहले बैठ के बात कर रहे थे कि फुल बॉडी चेकअप करवा देता हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम बहुत वीक भी हो गई हो, है ना। और मैं कि हाँ देखेंगे, ठीक है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, डॉक्टरों को कुछ नहीं पता, वो मम्मियों वाली बात है, वो मैं करती रहती थी उस टाइम पे। और मुझे ना प्रॉपर चक्कर आते थे और बस स्कूटी लेके निकली। एक दिन ऐसे ही सुबह की भागा दौड़, जो आप रूटीन देखते हो इससे भी ज्यादा टाइट। छोटे बच्चे थे, नहलाना भी नहीं होता था, बाल भी मैं ही बना रही हूँ, ब्रश भी मैं ही करा रही हूँ, इतने छोटी थी तभी। तो हुआ ये कि मैं यहाँ से गई हूँ और स्कूटी चलाते चलाते ही मेरी आंखों का अंधेरा आया और मेरी आंखें बंद, चक्कर आ गया और मेरी आंख खुली है तो मतलब झटका इतनी जोर लगा तो मैं टकरा चुकी थी। किनारे पे ही एक रिक्शा खड़ा था शायद उसमें, और स्कूटी टूटी और स्कूटी का हैंडल जो था वो मेरे आके यहाँ पसलियों में लगा। तो मतलब जब मुझे लगा ना कि मैं टकरा गई हूँ पूरी तरह, मैंने देखा तो मेरे अंगूठे पे जरा सी चोट थी बस। और ऊपर फिर घुटने से ऊपर जो थे वो बाद में नील पड़े, वो दिखाई दिए, लेकिन ऐसे खून खच्चर कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे सडनली लगा कि कुछ मेरे रिब्स में आके लगा तो है। और जब सांस लेने में थोड़ी थोड़ी चुभन सी होने लगी तब मेरा ध्यान गया कि और कहीं दर्द नहीं हो रहा है, उतना चोटें जो दिखाई दे रही हो ठीक है, कि शायद मेरी पसली गई। मुझे अंदाज था एक पसली गई है, लेकिन जब रात पूरी काट ली मेरा सुबह बर्तन नहीं धोती तो मैंने शाम को बर्तन वर्तन भी सब धोए हैं। अगले दिन जब दर्द बंद नहीं हुआ तो हम 10:30 पौने 11 बजे डॉक्टर के यहाँ गए। एक्सरे में 3 रिब्स फ्रैक्चर्ड। तो उस दिन से एक चीज समझ में आ गई कि जब आपकी बॉडी चित्कारे मार रही हो कि मुझे रेस्ट या खाना या कुछ जरूरत है कि मेरे ऊपर ध्यान दो, तो दे लो। और साथ में ये अखंड विश्वास है मेरा कि बॉडी ना कभी भी खुद बीमार नहीं होती, हम ही कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हैं, उसकी वजह से बॉडी में बीमारी बनती है। चाहे वो दर्द की हो, सर्वाइकल, साइटिका, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जितनी भी परेशानियां हुई हैं अब तक, कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल ही दोषी है उसके लिए। आप ही कुछ गलत करते हो, ये बॉडी का तरीका है सिर्फ बताने का कि भाई मैं ये नहीं लूंगी, है ना। ऐसे हुआ था मेरा रिब्स का एक्सीडेंट। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ मायके में रहती हूँ क्योंकि मेरे पापा नहीं है। मेरे हस्बैंड को मेरा मायके में रहना अच्छा नहीं लगता, शादी के बाद से ही मुझे ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए मेरा ससुराल जाने का मन नहीं करता। अब मेरे पति मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं 3rd चाइल्ड बेटा करने के लिए। मेरे दोनों बेटियां सी सेक्शन से, हस्बैंड कहा नहीं किया तो रीस्टार्ट तो होने की धमकी दी है, मैं क्या करूं। रीस्टार्ट होने की धमकी दी है, अलग होने की हो गया वो। अब देखो भैया, ये ऐसा होता है, 2 बेटी हैं, एक बेटा चाहिए पति को, पत्नी को नहीं चाहिए। ऐसे में ना कंप्लीटली डिपेंड करता है कि औरत किस तरीके की है, उसको क्या चाहिए एंड उसकी डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग है। गलत सही इसमें कुछ नहीं है। मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं, वो भी मैं कहूंगी स्ट्रांग हेडेड है, कि भाई मेरी 2 बेटी हैं, ऑपरेशन से हुई हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया पति भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन उसने मुंह बनाया हुआ है कि भाई मेरे को तो लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। तो वो लड़की इतनी स्ट्रांग हेडेड है कि वो अपनी जान पे खेली है, रिस्क लिया है, सफाई भी, भैया अबॉर्शन करवाओ, कुछ करवाओ, अगर लड़की हो गई कुछ भी है 10 दिक्कत है, लेकिन उसने चांस भी लिया, लड़का पैदा भी करके दिया, उसका मुंह बंद करा अपने पति का। मेरे सर्कल में ऐसी लड़कियां भी हैं और ऐसे टीचर्स भी हैं 2-3 जिन्होंने इसी मुद्दे पे अपनी शादी छोड़ दी, अकेले रहना शुरू कर दिया कि मेरे लिए मेरी बेटियां काफी हैं, मुझे बेटा नहीं चाहिए, ना मैं तीसरी बेटी अगर हुई तो मैं उसका अबॉर्शन करवाऊंगी। तो मुझे लगता है ऐसी कंडीशन में कंप्लीट डिसीजन औरत का है, उसको क्या चाहिए, क्योंकि कहने वाले तो देखो कुछ भी कहेंगे। बच्चा पैदा हमें करना और उसके बाद पालने की भी 99% जिम्मेदारी क्या ना माँ की, वो इमोशनली कभी भी नहीं छूट सकती अपनी संतान से। तो ये कंप्लीटली हमारा है, आपका जो मन कहे।
वो करो, इसमें कोई सही गलत नहीं है। कोई आपको नहीं बता सकता कि भाई ये सही है और ये गलत है। कंप्लीटली आप देखो कि आपका मन क्या कह रहा है, आपको क्या करना है। क्या आप तीसरा चांस नहीं लेना है, इतना श्योर है कि उसके लिए अगर आपको अपने पति से भी अलग होना पड़े तो आप कर लोगी? ये सब कुछ आपको ही डिसाइड करना है। इसमें आपको कोई गाइड नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं कि क्या कितना करना सही और कितना गलत। ये सिर्फ आप अपने मन की सुनो कि आप क्या चाहती हो, बस वही सही है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा बेटा 16 साल का है, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं हम, बहुत सारी चीजों से दूर रखा है मैंने उसको, किसी के बारे में गलत ना बोला कभी, पर अब बड़ा हो गया है, जैसे सब करते हैं बड़े घर के, छोटी छोटी बातों पर बोलना छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, वैसा वो भी करने लग गया है। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अब तो बुक्स को हाथ भी नहीं लगाता, मुझसे भी बात करना बंद कर रखा है। 1 मंथ से आगे से बात करती हूँ तब भी गुस्से में बात करता है। उसकी दादी मेरे सामने समझाती है, बाद में बोलती है अब पता चलेगा इसको फोन और टीवी के बाद का टाइम। सिर्फ गुस्सा आता है, मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या है। समझाती हूँ पर समझता नहीं, अपनी छोटी मम्मा को बोलता है अब काम अपने आप करेंगे, प्लीज हेल्प दी। देखो यही है, अगर हम उसका ये है ना कि आपने अपने हिसाब से उसको बचा के रखा हर बुराई से, लेकिन अब जो वो फैमिली में देख रहा है, एक्सपोजर जो उसे मिल रहा है, उसके हिसाब से जो चीजें हो रही हैं वो ये है कि भाई जो लोग इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं वो मजे में है, मैं क्यों इतनी बंदिशों में रह रहा हूँ। एक आजादी का स्वाद चखने वाली चीज होती है ना, वो हो रही है उसके साथ। ठीक है, लेकिन इस सब में आपसे नाराजगी क्यों है? उसका एक रीजन ये हो सकता है कि भाई मेरी माँ मुझे इन सब चीजों से दूर रखती आई है, इससे बोलूंगा ये फिर मुझे कन्विंस कर लेगी, मुझे मैनिपुलेट करेगी, हो सकता है वो ये सोच रहा है। या फिर जो दादी है, कह रही हो सामने कुछ कहती है पीछे कुछ कहती है, हो सकता है उसके दिमाग में किसी ने इतना भर दिया हो कि उसको लगने लगा है कि आप ही गलत हो, आपसे दूर रहने में ही उसकी भलाई है। अब इस टाइम पे उसको ये है ना कि जब आप बोल रही हो तब भी वो बोल रहा है तो गुस्से में जवाब दे रहा है, कहीं ना कहीं फिर आप अपनी वो जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंस खत्म कर लोगी। वो आपको पंचिंग बैग की तरह कुछ भी कह सकता है, उसको ये फिर मैसेज जाएगा, इतना झुकने वाली बात है नहीं। लेकिन बीच बीच में कभी कभार अपनी बातों के जरिए उसे बता दो कि भाई मुझे दिख रहा है तू कहाँ जा रहा है ना, अभी तेरा दिमाग कहीं और ही चल रहा है, जब सही हो जाएगा तब हम बात करेंगे, मैं तो माँ हूँ, मैं तो यहीं रहूंगी। तो अभी तक तुझे बचाया है, सोचा था कि सही राह पे जाएगा, लेकिन करके देख ले इनके जैसे, जब तुझे लगे कि गलती हो गई तब बताइए। बहुत ज्यादा उसके आगे पीछे डोल के अपनी इंपॉर्टेंस कम कर लोगे और कुछ नहीं है, कदर वो फिर भी नहीं करेगा। बात यह है कि जब कभी इतना दिल दुखाने के बाद भी वो कभी वापस आए तब उसे खुले दिल से स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट, मेरी एज 41 है, क्या इस एज में करियर रीस्टार्ट कर सकते हैं? मैंने एमटेक इन कम्युनिकेशन किया हुआ है, बिल्कुल कर सकते हैं जी। रीस्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती, सरकारी नौकरियों में होती है बस उम्र, बाकी आप कोई भी काम कभी भी शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट, हेलो मैम, गुड इवनिंग, मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं मेड लगाऊं, बट मैं अपने घी को घर होगा खुद ही मैनेज करना पसंद करती हूँ। उनको लगता है 7 घंटे की जॉब है, 2 घंटे ट्यूशन के बाद तुम थक जाती हो, जबकि मैं मैनेज करना पसंद करती रहती हूँ और मुझे पसंद नहीं। 1 वीक के लिए इन लॉज आ रहे हैं, काम बढ़ेगा, बट फिर भी ठीक है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि ये इस बात पर गुस्सा होते हैं, मन का तो प्लीज सजेस्ट। मतलब आपको मेड नहीं चाहिए और उनको लगता है कि वो करें, उनको वही लगता होगा कि कल को कोई उन्हें ये ना कहे कि भाई इसकी बीवी बाहर भी काम करती है, ट्यूशन भी करती है, देखो मेड भी लगा रखी। वो लोगों का मुंह बंद करने के लिए मेड लगाना चाह रहे होंगे, अगर आपको नहीं है जरूरत तब भी, अगर वो मतलब वो टेक्निकली राइट होना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है आप अकेली हैं तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प करवानी पड़ती हो, तो वो अपना भी वो करना चाह रहे हैं कि भाई मेड लग जाए तो जो थोड़ा बहुत करवाना पड़ रहा है वो भी ना करना पड़े, ये वाली चीज है। लेकिन आप अगर वो है कि मैं नहीं लगानी है, मुझे नहीं लगानी है, तो मत लगाओ, अपने पे टिके रहो। नेक्स्ट, दीदी मेरा बेटा 6 साल का है, वो पोटी आने पर टॉयलेट जाने की बजाय रोकने की कोशिश करता है, इस वजह से पैंट में लग जाती है, मेरे हस्बैंड डांटते हैं, मार भी देते हैं, हमें प्यार से भी समझाओ फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्या करूं प्लीज बताएं। देखो ये ना बच्चों के बचपन के ये किस्से हैं,
आप बस समझाते रहो। कोई बच्चा मतलब करते हैं ये चीज। अब आपके हस्बैंड मार रहे हैं, आप प्यार से समझा रही हो, दोनों तरीके से उसे बताया जा रहा है। ये आएगा टाइम, छोड़ देगा, सारी जिंदगी थोड़ी यही करता रहेगा। जब तक नहीं कर रहा, बताती रहो, करती रहो, उसे समझाती रहो। और पिछली बार भी लगातार 2 बार से यही इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं हर बार यही कह रही हूँ कि बच्चों का ना अपना पैटर्न नोट करो कि वो कितने बजे क्या करता है ना। जब वो आपको पता है कि इस टाइम पे इसका प्रेशर बनता है, रोकने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे आप भी धमकाओ, प्यार से मत करो। या फिर कहानियां सुनाते सुनाते फिर बिल्कुल प्यार से कैसे भी करके उसको लेके जाओ टॉयलेट तक। क्यों नहीं कर रहा, एक बात समझ तो आए। चिल्लम चिल्ली करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन जब दिखेगा कि भैया रोज का यही है, कभी तो छोड़ेगा उस चीज को, क्योंकि ये तो उसे सीख नहीं है। अभी जो मैं कह तो सकती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के आगे हार मान ली। आराध्या को दूध पिलाने की मैंने सारी कोशिश कर ली, तो जब तक चला चला यार, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि अब बड़ी भी हो गई भाई, उसको नहीं पीना। एंड में हमें हार के हटना पड़ा पीछे कि चल भाई नहीं पी रही, वो दूध नहीं पिएगी, है ना। पिछले अभी धीरे धीरे अब ये वाला मतलब 6-8 महीने हो गए, हमने ही सरेंडर कर दिया। तो ऐसी चीजों में तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अब वो पैंट में पोटी, वो तो उसे सीखना ही पड़ेगा। उसमें हम सरेंडर नहीं कर सकते कि कर ले भैया, कब तक करेगा। तो उस टाइम पे आप दोनों ही सख्त रहो, अगर नहीं मान रहा तो प्यार से तब भी। नेक्स्ट मैम, कॉटन सिल्क प्योर के सूट की केयर कैसे करते हो आप, प्लीज शेयर, क्योंकि कॉटन के बहुत जल्दी व्हाइट हो जाते हैं और सिल्क और प्योर के श्रिंक। देखो, सिल्क और प्योर के अगर श्रिंक होने वाले हैं इतने हैं तो भैया उसको फिर ड्राई क्लीन ही कराना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, कॉटन, कॉटन के जब होते हैं तो होते ही हैं, प्योर कॉटन के तो कपड़े खराब होंगे ही होंगे। लेकिन ऐसा भी होते हैं जिनके धो पहनो इस तरीके के होते हैं, तो मैं तो उस तरीके के करती हूँ जो पूजा भी अपने ब्लॉग्स में बता रही थी कि एक धागा मिक्स ले लो, तो कम से कम वो कपड़ा चलेगा। अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग चले तो बिल्कुल वैसा वाला कॉटन लो ही मत, हल्का सा मिक्स में ले लो तो चल जाएगा। लेकिन प्योर कॉटन में कलर ना निकले या वो फेड ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जाएगा ही जाएगा थोड़ा बहुत, हर बार जितनी बार धोओगे। तो मैं तो ये है कि एक तो मैं 15 मिनट वाले में ही धोती हूँ, बहुत रगड़ रगड़ के धोना ये वो, थोड़ा जेंटली। मेरा बालों का हो कपड़े का हो, लंबे चलते ही इसीलिए है कि बहुत जेंटली इनको धोया, टांग दिया, छुट्टी। ऐसे नहीं कि ढेर रगड़ रगड़ के उनको उनकी जान निकाल दी, तो वो कपड़े नए बने रहते हैं। कलर निकलने वाले हैं, जरा सा हाथ से धो के तुरंत ही डाल दिया, उनको मशीन में डालना ही नहीं है। श्रिंक होने वाले हैं कुछ है बहुत ज्यादा प्योर के, कई कई हजार के, वो मैं लेती ही नहीं। इसीलिए इतने महंगे लेके जितनी बार धो उनका कलर निकल रहा है या फिर श्रिंक हो गए, ढंग से पहन पाए नहीं, क्या ही फायदा उसका। मैं उतने महंगे लेती ही नहीं। लेकिन अगर आपने इतना महंगा कपड़ा लिया है प्योर का, फिर उसे ड्राई क्लीन भी करवा लो घर में, अगर खराब ही होना है तो। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। मैं उत्तराखंड से हूँ। दी सितंबर है, मेरे भाई और मम्मी 10 दिन के लिए मेरे पापा के श्राद्ध करने बोध गया जा रहे हैं, मुझे भी चलने को बोल रहे हैं। मैंने सास और पति से पूछा, पति ने हाँ कर दी, पर सास काम की वजह से मुंह बना रही है, वैसे काम वाली भी है। मेरा बेटा जो 12 साल का, उसका एग्जाम भी है, क्या करूं, जाऊं या नहीं। चली जाओ, ये सारे काम ना हमारे मरने के बाद भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन पिता का श्राद्ध, माँ का श्राद्ध, अगर इस तरीके की चीज है तो भैया ये एक ही बार जाना है ना, उतना भी टाइम नहीं निकाल पा रहे तो कभी नहीं निकलेगा टाइम। नेक्स्ट मैम, नमस्ते, मेरा क्वेश्चन है, क्या हम फेस पर पूरे साल सनस्क्रीन लगा सकते हैं, उसके बाद कुछ और ना लगाएं तो क्या फेस खराब हो जाएगा? और फेस पर डव साबुन यूज कर सकते हैं क्या? दोनों ही बातें सही हैं, पूरे साल लगानी चाहिए सनस्क्रीन तो। अब तो हमेशा ही बताते हैं सर्दियों में भी लगानी चाहिए। सर्दियों में हमें धूप गुनगुनी अच्छी लगती है, लेकिन नुकसान वो हमारी स्किन को उतना ही पहुंचाती है जितना गर्मियों में। तो सनस्क्रीन पूरे साल लगानी चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर कुछ लगाए ना लगाए, चिपचिपी ना हो, इसलिए हल्का सा फेस पाउडर आप लगा लो। तीसरी चीज कि क्या फेस पर डव साबुन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। नेक्स्ट, हेलो दीदी, प्लस साइज ब्लॉगिंग वाला क्वेश्चन था। मैंने बहुत ओवर थिंकिंग के बाद ब्लॉगिंग शुरू कर दिया है। पहले वीडियो जो 2026 फरवरी में शूट की थी, अगस्त में डाली है। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। मेरे आपकी तरह 3 चैनल हो गए, एक ब्लॉगिंग वाला जो मैं कई सालों से सोच रही थी, एक मदर सेंट्रिक 2500 प्लस सब्सक्राइबर मोनेटाइज है, एक फ्रीलांसर थी। जब उससे
कोल्ड क्लाइंट लेती थी उसका अब तीनों पे बराबर काम और मेहनत करूंगी। मेरा क्वेश्चन है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा हैंडल कर लेती हूँ, जब सब हो जाता है घर, ज्वाइंट फैमिली, बेटी फेट लूज भी, जिम जाना, बहुत स्ट्रेंथ भी आ गई है 2 महीने में, बल्कि इरेगुलर रही, अब लग रहा है सब छूटता जा रहा है। वाईटी का काम करो तो खुद का नहीं हो पाता, कुछ भी कर लो रात में 5 घंटे की नींद पूरी नहीं हो पाती। हेक्टिक इतना है रूटीन। मैंने भी चैट जीपीटी से बनवाया, उसने कहा आपको काम छोड़ने पड़ेंगे, आपकी तरह वीकली कर दिया कि एक दिन कुछ एक दिन कुछ, 4 बार वीक में एक्सरसाइज, बाकी में वीडियो शूट, रोज यार 1 आवर बेटी की पढ़ाई और 1 आवर उसके साथ टाइम, बाकी में फ्रीलांसर वाला करो। तो सेल्फ केयर छूटी तो है, मतलब टोटल 12 काम है, जिसमें खुद के साथ फर्स्ट में बेटी है, उसको जस्टिस देना। हाउसवाइफ हूँ, रेगुलर छोड़ा तो जॉब, प्रेगनेंसी में फिर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो पाया। आपको याद हो तो टॉक्सिक बहुत है सासू जी मेरी, वो वाला कमेंट था मेरा। वीडियो कॉल पर कपड़े खरीदता था मेरा पति अपनी माँ के साथ, आज 10 मिनट नहीं बैठता। क्या सिलत समझ आ गई है उनकी, तो मैं कैसे करूं, सब अच्छा होता है ना। तो शाबाशी नहीं देती, खुद को एक गलती हो तो सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत गंदा है। मेरा खुद पर बहुत हार्श हूँ, सेल्फ लव वर्ड की धज्जियां उड़ा देती हूँ। प्लीज कुछ बताओ, और बहुत दिनों बाद कमेंट करा है, इसलिए लंबे के लिए सॉरी एडवांस में। सॉरी कहने से बात नहीं चलेगी, एक्चुअली कमेंट छोटा किया करो यार, ताकि सुनने वालों का भी वही है ना कि वो समझ जाए। पता लगा सुनने वाले बीच क्वेश्चन में चले गए, थोड़ा सा छोटा कर लिया करो इसे। अब इसमें देखो ये है, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि सारे काम नहीं हो पा रहे, लेकिन चैट जीपीटी ने बना दिया ना कि अल्टरनेटिव डे पे अगर आप 4 दिन भी एक्सरसाइज करती हो तो हो जाएगा उससे भी काफी कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं डेली करेंगे, इस चक्कर में एक भी दिन नहीं हो रही, उसकी बजाय अगर 4 दिन कर लेते हो तो वो भी इनफ है। ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज सेट है, काम आपने अब ओवरलोड कर लिया है तो वो होएगा, एक काम छोड़ना पड़ेगा दूसरा होएगा। सेल्फ केयर छूट रही है, हफ्ते में एक दिन कर लो। सेल्फ केयर से आपका जो भी मतलब है, ब्यूटी केयर है, जो कुछ भी है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जब हम कई सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये हमारी चॉइस है, हमने अपनी लाइफ ऐसी बनाई है, तो फिर हम उससे पस्त नहीं होते। हमें यही लगेगा कि ठीक है, रोज नहीं हो पा रहा, एक कोशिश करते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ कि भाई मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ एक साथ हो जाए, लगातार कोशिश करने के बाद भी रियलाइजेशन हो गया कि भाई काम ओवर हो रहा है, सब कुछ एक साथ नहीं हो पाएगा। फिर आप उनको स्विच करेंगे ही करेंगे, फिर स्विच करने पे होने लगता है, चीजें मैनेज होने लगती हैं, हो गया काम। बात में यह है कि रिजल्ट मैटर्स, लेकिन जब आप इतना सारा काम जो चैट जीपीटी या मेटा एआई भी नहीं बना पा रहा और हम एक्चुअली कर लेते हैं, तो वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस, वो भी तो अलग ही होता है। तो करो, बस जस्ट कीप ट्राइंग। बाकी अपने ऊपर मैं हार्श हो जाती हूँ, ये आपका ड्रॉबैक है, ये मैं नहीं करती। जो मैंने बताया था एक्सीडेंट से पहले, ये वो चीज वहीं छूट गई। अभी मेरे को लगता है कोई चीज मेरे को ही भारी पड़ रही है, मेरे को ही खा रही है, भाड़ में जाए वो चीज, पहले मैं तो आराम से रहूं। बात ये है, आराम इन सेंस फिजिकली आप आराम करो ना करो, यहाँ से आप अगर सुकून में हो तो ठीक, और यहाँ से आपका सुकून खत्म हो गया ना तो भाड़ में जाए सब कुछ। फिर कर किसके ले रहे हैं इतना सारा काम, हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें खुशी मिले, हमारे दिल को एक संतोष मिले कि हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। अब संतोष मिल नहीं रहा तो भाड़ में जाए सब कुछ। फिर मेरा तो ये हो जाता है, छोड़ दो करना, पहले तसल्ली से सोच ही लो, आराम करना कर लो, वेले बैठना बैठ लो। फिर आपको समझ में आता है कि काम करना ही आपकी असली खुशी है, तब आप काम करने चलो, फिर देखो कैसे नहीं मन लगेगा, है ना। तो ये हमारी अपनी लाइफ है, अगर हमने उसे इतना बिजी बनाया है तो उसको फिर जीना सीखो। नेक्स्ट, मैं सभी बहनों से विनती करती हूँ, कभी अपने पास्ट रिलेशनशिप का कुछ अपने हस्बैंड को और किसी को कुछ ना बताएं। जो पास्ट है उसे पास्ट में ही रहने दें और जो प्रेजेंट है उस पर ध्यान दें, क्योंकि पास्ट की चीजें प्रेजेंट की चीजों को बर्बाद ही करती हैं। तो कृपया अपने पास्ट रिलेशनशिप किसी भी सिचुएशन में अपने हस्बैंड या किसी को भी ना बताएं। वही बात है जो मैं कह रही हूँ, अब उसे बता के करना क्या है, क्या तो पति करेगा, उसको बढ़िया लगेगा, हाँ भाई हाँ मेरी बीवी के 2 बॉयफ्रेंड थे, क्या ही कर लेगा वो गरीब। उसके साथ अब आप आ गई, शादी में आओ, उससे पहले जो भी था उसे भूल के आओ। तो जब आप भूल गई तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर जो एग्जिस्ट नहीं करता उसे बता के क्या फायदा।
या उनसे पूछ रहे हो जी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और वो बताए तो फंसे तुम, नहीं बताए तो तुम फंसे। अबे क्यों जानना है और क्यों बताना है? अब तुम दो एक साथ हो बस। और अगर इतना ही अटका हुआ है पास्ट तो फिर उसकी जिंदगी खराब मत करो अगले इंसान की, जाओ मत, फिर शादी मत करो, फिर उससे पास्ट में उलझे रहो, पहले उसे ही जी लो। मेरे को भी यही लगता है। ये ईमानदारी बनो, पास्ट का बता दो, पता नहीं किसने बनाए ये फालतू के रूल्स कि पास्ट बता दो, बता के क्या उखाड़ लेगा वो पति, या पति का पास्ट जान के तुम क्या उखाड़ लोगे? आगे की सोचो अब क्या करना। नेक्स्ट, दीदी मैं बचपन से ही बहुत भोली थी, इस वजह से ससुराल ने मेरा बहुत फायदा उठाया कि आपके वीडियो देखकर बहुत कुछ सीख लिया है। मेरी बेटी 7 साल की है, वो भी मेरी तरह बहुत सीधी है। मुझे डर लगता है जो कुछ मैंने सहा वो उसको नहीं सहना पड़े। मैं उसे शुरू से ही कैसे ट्रीट करूं कि लोग उसका फायदा ना उठाएं। आज के टाइम में भोले इंसान को सब बेवकूफ समझते हैं, जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे कोई सही सलाह देने वाला नहीं था। पति भी सदा मेरा फायदा उठाते हैं। मेरी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि वो अपना भला बुरा समझे? आप अपने डिसीजन सही लेना शुरू करो कि आपका कोई बेवकूफ ना बनाए, आपका कोई नाजायज फायदा ना उठाए। आपको देख के आपकी बेटी अनायास ही सब कुछ सीख जाएगी, उसे कोई पट्टी पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है। मैम नमस्ते, आपकी वीडियोस बहुत पहले से देख रही हूँ, उत्तराखंड से हूँ, ऋषिकेश से। अगर आप कभी यहाँ आओ प्लीज मुझे आपसे मिलना है। मैं कभी थक जाती हूँ लेकिन आपकी वीडियोस देखकर मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। भगवान जी आपको अच्छी सेहत और सारी खुशियां दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋषिकेश अगर आए आपसे मिले तो ये ना, कई लोग हर जगह का बोलते हैं, तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि अपना नाम और डेस्टिनेशन वगैरह ना मुझे ईमेल कर दिया करें। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं कहीं जा रही हूँ, वैसे तो अभी तक हो ही नहीं पाता, लेकिन मैं एक तरीका ये भी कर सकती हूँ कि भाई मैं वहां जाने से पहले अपनी ईमेल एक बार चेक कर लूँ कि इस जगह का कोई व्यूअर ऐसा तो नहीं है जिसको लग रहा है कि मैं मिलूं उससे, है ना? तो मैं ये है कि ईमेल पे तो ये है कि पर्सनली बात हो सकती है कि हाँ भाई हम आ रहे हैं। मैं यूट्यूब पे तो बताती ही नहीं, यहाँ तो वीडियो तब आती है जब मैं वापस आ जाती हूँ ट्रिप से, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जो लोग भी ऐसा सोचते हैं या ऐसी किसी खूबसूरत जगह से है कि हाँ हम वहाँ जा सकते हैं ट्रिप पे, उनको ऐसा लग रहा है, तो वो ये है कि मेल में अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, तो कभी मैं वहां हूँ या लगे तो मैं कांटेक्ट भी कर लूँ। नेक्स्ट, थैंक्स सुनीता जी, मेरे लिए आपकी सलाह बहुत मायने रखती है। इतना कि आज मैं पूरा दिन कहीं बाहर थी, घर आके अब रात को मेरा जवाब सुना मैंने, अब कुछ ठीक लग रहा है। कोशिश करूंगी कि रोऊं नहीं। मुझे मेरी माँ करनी पे पूरा भरोसा है, जो भी हुआ मेरे अच्छे के लिए ही हुआ, वही करेंगी। अब पर माँ का दिल है ना तो फिर तो होता ही है। थैंक्स डियर। नेक्स्ट, हेलो दी, आपके सरनेम वर्मा है और आपके इनलॉज का सरनेम शायद रस्तोगी या पटेल है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज आजकल बहुत रेयर है, आज बहुत रेयर है। अजी कहाँ रेयर है, हर दूसरे घर में इंटरकास्ट हो रही है। लेकिन हमारी इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। हमारी बिरादरी जो है ना वो है कुर्मी क्षत्रिय। तो यहाँ हमारी बिरादरी में ना एक ग्लिच है, मेरठ में स्पेशली, कि जो हमारी जनरेशन तक भी थी, वहां तक सब लोग जो है ना अलग अलग सरनेम लगाते थे, जिसको जो सही लगा। एक ही परिवार में 3 भाई हैं, तीनों के अलग अलग हैं, 4 भाई हैं, चारों के अलग अलग हैं। ये है हमारी यहाँ पे कास्ट में प्रॉब्लम है मेरठ में। तो अब क्या है कि धीरे धीरे ये चीज जब जैसे जैसे मैं पढ़ी हूँ, मुझे फीस फील करनी पड़ी, हर जगह हुआ वो औरों के साथ भी। तो अब कहीं ना कहीं ये एक डिसीजन सा बन गया है कि अब जो नई जनरेशन आ रही है, जैसे मेरे बच्चे आ रहे हैं, तो अब हम सब अपने बच्चों के नाम के सरनेम पटेल ही रख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हमारे यहाँ मनाई जाती है, उसके तौर पे जो बिरादरी का सम्मेलन होता है, तो हम कुर्मी हैं सभी, कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। अब जो रस्तोगी आपको लग रहा है, रस्तोगी मयूर की वाइफ है मेरे भांजे की, वहां है इंटरकास्ट मैरिज। तो वो उसने बजाय अपना नाम यहाँ का बदल के वो लिखने के, उसने पूजा रस्तोगी ब्लॉग ही कर दिया, तो आपको वो रस्तोगी हिट कर दिया। उसकी है इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज है उसकी मेरे भांजे के साथ। लेकिन हम तो शुद्ध देसी, मतलब हम अरेंज मैरिज वाले हैं। रिश्ता जब तक नहीं हुआ था तो हमने शक्ल भी नहीं देखी थी एक दूसरे की। जब रिश्ते की बात चली है तभी देखा था कि हाँ भाई कौन है। नेक्स्ट, बिना सवाल पूछे ही सारे जवाब मिल जाते हैं, आप लाजवाब हो। मुझे गीता का उपदेश तो समझ में नहीं आया, पर आपका उपदेश मुझे ऐसा समझ में आता है जैसे सारे जवाब मेरे लिए ही हैं। मैं हरियाणा से हूँ, 2 महीने से आपके दोनों चैनल देखती हूँ और आओ बहन के तो सारे एपिसोड देख लिए बैक टू बैक। सुपर वुमन।
बढ़िया। नेक्स्ट मैम, अनवांटेड हेयर रिमूवल के लिए आप क्या यूज करती हैं, बताएं प्लीज। या तो हेयर रिमूवल क्रीम, और हाथ पैरों के लिए तो अब मैं रेजर ही यूज कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैडम, बहुत दिनों बाद आपका चैनल देखा, उधर भी इधर भी, भैया का कुकिंग चैनल भी। कीप डूइंग द गुड वर्क, आपकी डॉटर्स भी बहुत प्यारी हो गई हैं। थैंक यू। बहुत बहुत दिनों बाद क्यों आ रहे हो भाई, जुड़े रह करो, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, रेगुलर वीडियोस डालती हूँ। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं एक प्राइवेट स्कूल में 18 साल से इंचार्ज की पोस्ट पर हूँ, मेरी एज 37 है, मैं अनमैरिड हूँ, मैंने कुछ पर्सनल इशू के कारण दूसरी स्कूल ज्वाइन की है और मुझे इंचार्ज की पोस्ट ही मिली है। मुझे ये दिक्कत हो रही है कि वहाँ के स्टूडेंट बहुत ही बदतमीज हैं। 12th तक स्कूल है, 40% स्टूडेंट को टीचर से बात करने का सही तरीका भी नहीं आता। मैं डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं हो रहा, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, कैसे मैनेज करूँ। बच्चे हर क्लास में बहुत ही मस्ती करते हैं, बदतमीजी तो बहुत ज्यादा। मुझे पढ़ाना तो नहीं रहता, पर हर टीचर हर बात के लिए मेरे ही पास लाती है। जय किसी भी स्टूडेंट को कैसे मैनेज करूं, कैसे समझाऊं बच्चों को कि मेरी बात सुने। मैं जहाँ थी वहाँ बच्चे बहुत डरते भी थे, पर यहाँ टाइम लगेगा, मुझे जॉब की जरूरत भी है, स्विच नहीं कर सकती, बहुत थक जाती हूँ वहां से आकर। बस इसको एज अ चैलेंज लो भाई आप, है ना। हर जगह एक सा नहीं होता, और जब हम नई जमीन पे खेती करते हैं तो पकी पकाया कुछ नहीं मिलता, हमें स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। आपका ये वो फेज है, आपको इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो आपको एक अंदाजा होगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ टीचिंग। जब हम कहीं नई जगह जा रहे हैं, कहीं नई क्लास मिल रही है, तो हर बच्चा, मुझे तो लगता है हर स्कूल है आपका, तो हर बच्चा एक अलग चैलेंज है ना। तो ये पार्ट है, आप धीरे धीरे इसको तराश लेंगी, फिलहाल है स्ट्रगल। नेक्स्ट, हेलो मैम, आप कौन सा लंच बॉक्स यूज करती हैं, प्लीज सजेस्ट मी। ग्लास का लंच बॉक्स सही है क्या डेली यूज के लिए, अगर ले जा सकते हो भाई। ये है ना, ग्लास का जो लंच बॉक्स है उसमें अपना ही वजन इतना होता है। बस जो मुझे ड्रॉबैक लगता है वो यही है, बाकी लॉक वगैरह तो उसके सही रहते ही हैं। तो अगर आप होल्ड कर सकते हो इतना वजन तो बढ़िया ही है। और अगर आपको ऑफिस ऐसी जगह है कि माइक्रोवेव वगैरह है, कुछ है, तो और अच्छा है। बाकी मेरा तो जो 3 डिब्बे वाला वो उसमें रखने का आता है ना, केस के अंदर, तो अब मैं उसके डब्बे खोल के ले जाने लगी, वो पूरा तो यूज हो नहीं रहा था इतना बड़ा। तो उसके डिब्बे ले जाओ, एक में सब्जी, एक में रोटी, या फिर तीसरा भी कई बार चला जाता है, और वो इजीली मेरे पर्स में फिट भी हो जाते हैं, ऐसे है। नेक्स्ट, कलर ब्लीड वाले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में कैसे धोएं, जो शीट दिखाते हैं वो सही है क्या, कलर ब्लीड से बचने वाली कोई और भी बताओ। मैंने यूज नहीं किया, किसी ने किया हो तो बता देना। नेक्स्ट, थैंक यू दी, कोई है जिसे हम अपनी प्रॉब्लम ना सिर्फ शेयर कर सकते हैं बल्कि हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी मिलते हैं। आप जैसा कोई नहीं। आपसे जुड़ने के बाद अपने अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील होता है। भगवान आपको घमंड से कोसों दूर रखे। यू आर रियली जस्टिफाइंग योर ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। आपने जो रोलर मंगाए हैं उनका यूज कैसे करें बताया नहीं आपने। आज आ गया लिव लाइफ इजी पे ब्लॉग, देख लेना। आज मतलब जब आप देख रहे हो तो कल आ गया। नेक्स्ट, प्लीज रिप्लाई जरूर करना, मेरे भाई ने मुझे अपने घर की चौखट मेरे मायके आने से नमस्ते मना किया। नमस्ते। और हस्बैंड को गाली दी बहुत बुरी, पर अब मेरे छोटे भाई के बेटे का नेमिंग सेरेमनी है, शुड आई गो देयर। पेरेंट्स भी भाई का ही सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत शांत हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। जिस भाई के बेटे का है ना, उसको सीधे बता दो कि भैया पिछली वाली बातें हैं, उसका कैसे करूं, तब बात पता चलेगी आगे क्या करनी है, वो क्या कहता है। और दूसरी चीज, एक और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर इस तरीके की हरकत हो गई है ना मैके में, और आपको फिर अगली बार रिस्क लेना है, तो कोशिश करो कि हस्बैंड साथ ना जाए। भैया आपका अपना परिवार है, आपके भाई हैं, आप गाली गलौज करो, एक दूसरे के बाल पकड़ के नीचे गिरा लो। भाई बहनों, खून का रिश्ता है, हो सकता है भूल जाओ कुछ दिन बाद, लेकिन अगर मेरी वजह से मेरे पति को गाली पड़ी, वो चीज आप ना तो भूल पाओगे और ना उस चीज से कभी माफी मिलेगी, है ना। तो उन्हें ले जाना अवॉइड करना मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल है। कई लोगों को लगता है कि नहीं, पति के बिना हम कैसे जाएंगे, पति का सम्मान है तो हम भी नहीं जा रहे। वो दोनों ही चीजें अलग हो जाती हैं। भाई बहनों, परेशानी हो गई, लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, जाने का मन कर रहा है लेकिन रिस्क भी लग रहा है, तो मुझे ऐसा सेफ लगता है ऐसे साइड में कि ऐसे में ना अकेले जाओ, ताकि जो हो आपके साथ हो। आपके चक्कर में आपका बेचारा पति बेइज्जती ना झेले वहां जाके। नेक्स्ट, हेलो आप मैम, आप बता सकते हैं कि टीचिंग डिपार्टमेंट में बच्चों की ट्यूशन फीस मिलती है क्या।
टीचिंग डिपार्टमेंट में बच्चों की ट्यूशन फीस मिलती है क्या? किसे मिलेगी? मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन। स्कूल में तो जाती है, अलग से ट्यूशन फीस मेंशन रहती है, लेकिन टीचिंग डिपार्टमेंट में मिलती है, ये मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट, मैम आप फोन कब कब यूज करती हैं और किस रीजन से? क्या आप भी रील्स स्क्रॉल करती हैं या ओनली अपने चैनल पर ध्यान देती हैं? आप खुद अंदाजा लगाओ इस चीज का क्या होता होगा। ऐसा है, मैं ना रील्स स्क्रॉल करती हूँ, लेकिन केवल तब जब भी मैं आउट ऑफ वो हूँ वर्क कहना चाहिए, और मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे से काम नहीं होएगा, आई नीड अ ब्रेक, या बैठी हूँ शरीर दर्द कर रहा है, कुछ भी है, फोन हाथ में है, एडिटिंग करने का मन नहीं है, या फिर मेरे पास कुछ शूटेड नहीं है, उस टाइम पे देख ली। बट अगेन जब मैं रील स्क्रॉल करती हूँ, क्योंकि चैनल से पहले भी मेरा पैटर्न था कि मैं फोन सिर्फ चलाने के लिए नहीं चलाती थी, हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू मैं निकाल ही लूंगी, मुझे इतना पता है। तो इंस्टाग्राम पे जब मैं रील्स देखती हूँ ना, कोई कंटेंट आइडिया, मेरा इंस्टाग्राम का जो वो है ना, मेरी प्रोफाइल अगर खोल के देखेंगे, उसमें ना रील आइडियाज, या हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं कि कौन सी रील बन सकती है, वो मैंने सारा ट्रिप्स या घूमने वाला टूरिज्म के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। रील आइडियाज में वो है कि जिन आइडियाज पर रील बन सकती है, और कुछ ऐसे जो फोटोग्राफिक शॉट अच्छे कैसे लें, इस तरीके के कंटेंट मैंने वो कर रखे हैं, क्रिएटर को फॉलो, उनके आते हैं। ठीक है, या फिर इस टाइम पे ट्रेंडिंग साउंड कौन सी है, वो चीज है। और उनमें से सारे ट्रेंड तो मैं कर नहीं सकती, मेरे अपने क्राइटेरिया है, कौन सा मैं कर सकती हूँ, तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ। तो अगर मैंने 1 घंटा इंस्टाग्राम चला भी लिया ना, तो मैं उसमें से 4-5 चीजें निकाल लूंगी। तो जो रिसर्च का टाइम है कि मैं अब क्या बनाऊं, मैं किस पे करूं, कौन सी साउंड लूं, वो वाला काफी हद तक आपका ये भी प्री प्रिपरेशन में चला जाता। तो वो टाइम भी कहीं ना कहीं मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ, लेकिन माइंडफुली स्क्रॉल कर रही हूँ, ऐसे होता है। रही बात कि फोन देखती भी हूँ, कब कब देखती हूँ, देखो अभी इतना काम है ना इस टाइम फोन में, कि ऐसे ना कब कब देखती हूँ वो नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ फोन चल रहा है ऑन द गो। जितनी बार भी मुझे लगा कि मेरे पास 5 मिनट भी है, खोला, देखा, नोटिफिकेशन देखी, कहीं कोई काम है, कहीं कोई लिंक पेस्ट करना है, कोई फोटो निकाल के इधर करनी है, कहीं गैलरी खाली करनी है, जैसे ही मेरे को मौका मिलता है 5-7 मिनट का एक आध काम निपटाया एंड चलो आगे चलो। तो ये वाला रहता है। अगर मैं सोचूं ना कि हाँ अब ये मेरा वर्किंग टाइम है, इन 2 घंटे मुझे काम करना है, भाई ऐसे नहीं होता, इतना काम आप ऐसे कर ही नहीं सकते। तो ऑन द वो चलता रहेगा। स्कूल में टाइम नहीं मिलता, इंटरवल है, कोई जरूरी काम है, खाना बाद में खाएंगे, 5 मिनट कटाक से कुछ ना कुछ कर लिया, ऐसे होएगा। लोगों से फोन करना है, रिलेटिव्स का फोन आना है, या किसी से बात करनी है, टच में रहना, अलार्म लगाया हुआ है एग्जैक्ट वही भी इंटरवल के टाइम पे, खाना खाते खाते स्पीकर पे, या फिर खाना खाने के बाद जब बच्चों को देखना होता है ना उस बीच में, कि कहीं खेलते हुए चोट ना लग जाए एंड ऑल दैट, उस टाइम पे जरा मरा सा कि हाँ भैया कॉल अगर किसी की आ गई या करनी है तब कर ली, तो बात चल रही है। लेकिन ये है कि 5-7 मिनट में किसी रिश्तेदार की अपडेट लेनी है, कुछ भी है, बर्थडे एनिवर्सरी विश करना, ये वाली चीजें जो है वो करी, लेकिन निगाह अपने स्टूडेंट्स पर रहती है कि कोई गिर ना जाए, कोई चोट ना लग जाए, वो सब भी पार्ट ऑफ वो है। तो एज ए मल्टीटास्किंग के टाइम पे जो ये चलता है फोन मेरा। और बाकी ये है कि रैंडमली ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, रैंडमली कुछ भी देख रहे हैं, वो तो कभी कभी होता है जब मतलब मेरे को लगता है मैं आउट ऑफ ऑर्डर रहती हूँ तब। अदरवाइज अगर मैं काम में लगी हुई हूँ, मेरा अपना रूटीन लाइफ एग्जैक्ट जो है वो चल रही है, तो टाइम नहीं होता। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी पर्पजली देखती हूँ कि हाँ मुझे किसकी देखनी है, किसका चैनल देखना है, नहीं तो बस अपना ही काम सिमट पाता है। तो कुल मिला के सलाह भी यही देती हूँ कि भाई फोन चलाओ, माइंडफुली चलाओ। 4 घंटे देखना है 4 घंटे देखो, लेकिन बाद में ये अपने आप से पूछ लिया करो कि हाथ क्या लगा अब तुम्हारे, तुम्हारा जो अभी भी पर्सनैलिटी है या जो लाइफ है उसमें क्या चेंज आ गया इन 4 घंटों के बाद, कुछ हासिल हुआ, कोई आवाज, कोई साउंड मतलब निकाल ली, कोई नई चीज सीख ली, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई म्यूजिक सुन लिया, माइंड रिलैक्स हो गया, कुछ हाथ लगा। और अगर कुछ नहीं लगा तो भैया जग जाओ, फिर इसे रख दो एक किनारे, पहले सोच लो कि कर क्या रहेगा। ठीक, तो ये है मेरा फोन चलाने का रूटीन।
चलता पूरे दिन है, लेकिन मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं चलाती हूँ इसे, ये मुझे नहीं चलाता। ठीक, तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, किसी के काम का लगा हो तो शेयर कर देना, पुण्य का काम है। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि ये वीडियो जाए तो आपके फोन पे पॉपअप होके वो आए, क्योंकि इस तरीके का चैनल है। अगर नहीं देखोगे, नई नोटिफिकेशन ऑन करी होंगी तो क्या पता वीडियो आए और आपको पता ना चले। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।